The broadcast is now starting. All attendees are in listen only. तो आप देख सकते हैं कि इन लोगों ने कितना परफॉर्म किया है, और ये सिर्फ कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर हम एग्जांपल्स देना शुरू करें तो बहुत एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगी हमारे असलाफ से, और इसके अलावा आपको जो है वो अंग्रेजों से भी मिल जाएंगे एग्जांपल्स। ऐसी बात नहीं है, उन्होंने भी बहुत काम किया है। तो अब हमें ये समझना है कि ये लोग ऐसा क्या करते हैं और जो हम नहीं करते, और वो ये लोग क्या फ्रेमवर्क यूज करते हैं, या क्या इनके जहन में चलता है, या इनके शब रोज किस तरह से मैनेज होते हैं, उसको हम इस वर्कशॉप में जानने की कोशिश करेंगे। तो सवाल हमारा ये है वर्कशॉप के अंदर कि हम ये जानें कि अब्दुल रहमान सुमेश साहब इतने काम कैसे कर गए, मुफ्ती तकी उस्मानी साहब इतने सब काम कैसे कर रहे हैं, और इमाम अब्दुल जौजी, अब्दुल हई अल लखनवी और अशरफ अली थानवी, ये लोग किस तरीके से इतना काम, इतनी परफॉर्मेंस दे जाते हैं, जबकि हम हमारा दिन शुरू होता है और खत्म हो जाता है। आगे चलते हैं। अब हम उस फ्रेमवर्क को डिस्कस करना शुरू करते हैं। एक अमेरिकन प्रेसिडेंट था, आइजन हावर। इसने इसकी राइटिंग में एक बात हमें मिलती है, एक कॉन्सेप्ट हमें मिलता है, और ये कहता है कि थिंग्स विच आर इम्पोर्टेंट आर सेल्डम अर्जेंट, एंड थिंग्स विच आर अर्जेंट आर सेल्डम इम्पोर्टेंट। इसका मतलब क्या है कि जो बातें जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं वो अक्सर अर्जेंट नहीं होते, और जो काम अर्जेंट होते हैं वो अक्सर इम्पोर्टेंट नहीं होते। क्या मतलब? जो काम इम्पोर्टेंट होते हैं उनमें से बहुत थोड़े काम होते हैं जो अर्जेंट होते हैं, और अक्सर अर्जेंट नहीं होते। इसीलिए आप ये देख रहे हैं कि दो सर्कल्स बने हुए हैं, एक सर्कल पर लिखा हुआ है इम्पोर्टेंट और एक सर्कल पर लिखा हुआ है अर्जेंट, और इन दोनों का जो यूनियन है वो बहुत छोटा सा एरिया है, यानी बहुत कम काम ऐसे हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। ठीक है, तो ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया। तो फिर जब हम इसको अगर हमें ग्रिड की फॉर्म में बनाएं, तो हमारे पास इस किस्म की ग्रिड बन जाती है कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी होते हैं और अर्जेंट भी होते हैं, जो कि चंद काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। इसके अलावा कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो होते हैं लेकिन अर्जेंट नहीं होते। सिमिलरली कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट तो नहीं होते लेकिन अर्जेंट होते हैं, और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना ही अर्जेंट होते हैं। तो अगर आप देखें तो यही बात है जो कि आइजनहावर ने की। तो आप देख सकते हैं कि इस पूरी ग्रिड का सिर्फ इतना एरिया जो है कॉमन है, यानी काम जो है जो इम्पोर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं। ठीक है, इसको आप कह सकते हैं 25% कह लें। बाकी जो है वो आइजनहावर की बात वही है कि वो काम जो है इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, या अर्जेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, एक बहुत मशहूर राइटर है, स्टीफन कवी। इनकी एक किताब है 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल। ये किताब जो है वो पर्सनल पर्सनल डेवलपमेंट पर एक बेंच मार्क तस्वुर की जाती है। जब से ये लिखी गई है उस वक्त से ये बेस्ट सेलर है, और ये किताब अक्सर लोगों ने पढ़ी होती है। हो सकता है आप में से भी कई लोगों ने इस किताब का मुताला किया हुआ हो। अगर नहीं किया तो हम हाईली रिकमेंड करेंगे कि इस किताब का मुताला जरूर करें। इस किताब के अंदर स्टीफन कवी ने क्या किया, स्टीफन कवी ने इसी बात को जो आइजनहावर ने एक जुमले में कही, उसने इसको एक एक कोऑर्डिनेट सिस्टम के जरिए डिफाइन किया। ठीक है, उसने क्या किया स्टीफन कवी ने कि 4 क्वाड्रेंट्स बनाए। पहले क्वाड्रेंट को उसने नाम दिया Q1, दूसरे को उसने नाम दिया Q2, तीसरे क्वाड्रेंट को उसने नाम दिया Q3, और चौथे क्वाड्रेंट को उसने नाम दिया Q4। स्टीफन कमी ने कहा कि जो काम इंपॉर्टेंट हो और अर्जेंट भी हो, ठीक है, जो काम इंपॉर्टेंट भी हो और अर्जेंट भी हो वो Q1 कहलाते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, और स्टीफन कवी ने यह कहा कि जो काम इंपॉर्टेंट हो और लेकिन अर्जेंट ना हो वो Q2 कहलाते हैं, वो यहाँ पर आ जाएंगे। फिर इसने कहा कि जो काम इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन अर्जेंट है वो Q3 कहलाते हैं, वो इस जगह पर आ जाएंगे।
और जो काम ना तो इम्पोर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है वो काम Q4 कहलाते हैं, वो इस जगह पर आ जाएंगे। तो अगर आप गौर करें तो स्टीफन कवी की बात में और आइजनहावर की बात में कोई फर्क नहीं है। आइजनहावर ने जो बात की है स्टीफन कवी ने भी वही बात की है, लेकिन बस उसकी प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। यानी जो काम इंपॉर्टेंट होते हैं वो अर्जेंट नहीं होते। तो आप देखें कि इंपॉर्टेंट और अर्जेंट होने का सिर्फ एक ही बॉक्स है ये वाला। और अक्सर काम जो है वो जो Q2 है, जो Q3 है और Q4 है, वो इंपॉर्टेंट और अर्जेंट दोनों नहीं है। और यही बात जो आइजनहावर ने भी की थी कि जो काम इंपॉर्टेंट होते हैं वो अर्जेंट नहीं होते और जो काम अर्जेंट होते हैं वो इंपॉर्टेंट नहीं होते। अच्छा, अ, अब मैं चाहूंगा कि ये तो हम देख रहे हैं कि काम इंपॉर्टेंट है या अर्जेंट नहीं है, लेकिन हमें ये नहीं पता लग रहा कि इंपॉर्टेंट कहते किसे हैं। तो मैं ये चाहूंगा कि क्वेश्चन बॉक्स के अंदर आप क्या करें कि इंपॉर्टेंट की कोई डेफिनेशन जो आपके जहन में हो, वो एक लफ्ज हो, वो दो लफ्ज हो या वो एक लाइन में हो, वो काइंडली आप क्वेश्चन बॉक्स में लिखें कि आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं। जी, क्वेश्चन बॉक्स में लिखिए कि इंपॉर्टेंट से मुराद आपकी क्या है, किस काम को आप कहेंगे ये इंपॉर्टेंट है। ओके, हारिस भाई कहते हैं कि रूटीन मेंटेनेंस ऑफ योर कार। जी, जिशान भाई आपको ये बताना है कि आप अगर आपसे ये पूछे कि इंपॉर्टेंट किसे कहते हैं तो आपके जहन में क्या बात आएगी। हम ये नहीं कह रहे कि सही डेफिनेशन होगी गलत होगी, लेकिन इंपॉर्टेंट का लफ्ज सुनकर आपके जहन में क्या बात आएगी वो काइंडली क्वेश्चन बॉक्स के अंदर लिख दें। अच्छा, एहसन भाई कह रहे हैं कि विच हैज अ ग्रेट वैल्यू, जिस काम की बहुत ज्यादा वैल्यू हो हम कहेंगे कि वो काम इंपॉर्टेंट है। फरहान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं कि द एक्टिविटी दैट कैन नॉट बी इग्नोर्ड अंटिल इट्स डन, ऐसी एक्टिविटी जब तक उसको कंप्लीट ना कर लें उसको हम कहते हैं कि वो इंपॉर्टेंट है। आइए इसके अलावा अहमद का खान साहब कह रहे हैं कि रिलीजियस वैल्यू इज इंपॉर्टेंट, फाइनेंशियल इशू इज इंपॉर्टेंट, फैमिली इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये तो आपने बताया कि ये इंपॉर्टेंट, ये चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हम ये नहीं पूछ रहे कि आपके लिए क्या चीज इंपॉर्टेंट है। आप ये बताएं कि इंपॉर्टेंट से मुराद क्या है। अच्छा, निशान साहब कह रहे हैं कि 5 टाइम प्रेयर्स इंपॉर्टेंट है। जी, ये जरूर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इंपॉर्टेंट कहते किसे हैं। हाँ, राहिल साहब कह रहे हैं कि ग्रेट सिग्निफिकेंस और वैल्यू, जिस काम की सिग्निफिकेंस या वैल्यू ज्यादा हो आपके नजदीक वो चीज इंपॉर्टेंट है। जी सर, और आइए। इंपॉर्टेंट के लफ्ज से आपकी क्या मुराद है। फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि और एन एक्टिविटी इफ नॉट डन विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस, यानी अगर ना करें तो उसके नुकसान हो सकते हैं, ऐसी चीज को हम कहेंगे इंपॉर्टेंट है। जिशान सईद साहब कहते हैं कि नॉट अवॉइडेबल, ऐसी चीज जिसको अवॉइड ना कर सकें हम उसको इंपॉर्टेंट समझते हैं। इमरान अली खान साहब कह रहे हैं कि विच हैज मोर वैल्यू देन एनीथिंग, जिस चीज की वैल्यू किसी और चीज से ज्यादा हो वो इंपॉर्टेंट है। हारिस अब्दुल्ला साहब कह रहे हैं कि दिस थिंग्स दैट कैन क्रिएट लॉट्स ऑफ प्रॉब्लम्स इफ इग्नोर्ड और डिलेड, ऐसी चीज जिसको इग्नोर कर दिया जाए या डिले कर दिया जाए तो उससे बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, वो इंपॉर्टेंट कहलाएगी। अच्छा, फेयर इनफ। अच्छा देखें, जो यहाँ बताने का मकसद था ना, वो बताने का मकसद ये था कि हम एक छोटे से सर्कल के अंदर हम इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन में हमने जब पूछी अपने तमाम साथियों से, तो हम ये देख रहे हैं कि हम किसी एक डेफिनेशन पर मुत्तफिक ही नहीं हैं। हमारे जहन में इंपॉर्टेंट की मुख्तलिफ डेफिनेशंस मौजूद हैं। अच्छा, हम इस वक्त ये बात नहीं कर रहे कि वो डेफिनेशन सही है या गलत है, वो सारी सही होंगी, ठीक है, लेकिन वो डिफरेंट है। हमारे जहन में इंपॉर्टेंट की डेफिनेशंस डिफरेंट है। इस वजह से ये प्रॉब्लम होता है कि कभी अगर फॉर एग्जाम्पल आपको कोई रिपोर्ट दी जाए, आपके अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आपको कोई रिपोर्ट बना के दी जाए और आपका बॉस कहे कि ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो आपने क्या किया कि उस रिपोर्ट को लिया और अपनी टेबल की दराज में रख लिया और आपने कहा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो मैं जब तमाम कामों से फारिग हो जाऊंगा तो पूरे फोकस के साथ इसको करूंगा।
आपने ये कहकर अपने पास रख लिया, 2 घंटे बाद आपके बॉस आए और उन्होंने कहा कि क्या रिपोर्ट तैयार हो गई? उन्होंने कहा जी नहीं, रिपोर्ट तैयार नहीं हुई। तो बॉस ने कहा तो मैंने कहा था कि आपसे कि वो तो इम्पोर्टेंट है। तो आपने कहा था बिल्कुल कि वो इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने उसको रख लिया है कि जब मैं तमाम कामों से फारिग हो जाऊंगा तो मैं पूरे फोकस के साथ क्वालिटी वर्क परफॉर्म करूंगा और उस रिपोर्ट को बनाऊंगा। बॉस ने कहा नहीं, मैंने आपसे कहा था इम्पोर्टेंट है, लेकिन उसलिए मुझे फौरन चाहिए। तो बॉस के जहन में इम्पोर्टेंट की जो डेफिनेशन थी वो ये थी कि आप उसको वो रिपोर्ट जल्दी चाहिए थी। आपके जहन में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन ये थी कि जो रिपोर्ट है वो क्वालिटी वर्क के साथ प्रोड्यूस की जाए। आपके जहन में इम्पोर्टेंट डेफिनेशन क्वालिटी थी। तो इस डेफिनेशन के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से क्या हुआ कि आपके और आपके बॉस के दरमियान एक कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे कि हम सबसे पहले इंपॉर्टेंट के लफ्ज को डिफाइन कर लेंगे। अच्छा, ये डेफिनेशन कोई डिक्शनरी की डेफिनेशन नहीं है, ये एक डेफिनेशन इस फ्रेमवर्क के तनाजुर के अंदर की गई है। और इस डेफिनेशन को इंपॉर्टेंट के वर्ड को डिफाइन करने का फायदा ये है कि हम सब एक पेज पर आ जाएंगे। ठीक है, हम आपने आप जितने लोगों ने डेफिनेशन लिखी है वो सब ठीक होंगी, उसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ ये था कि हम ये जान लें कि हम लोग एक डेफिनेशन पर मुत्तफिक नहीं है। तो अब हम एक इंपॉर्टेंट की डेफिनेशन पर एग्री कर लेते हैं, और वो डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसा काम कोई भी ऐसा काम जो हमें हमें हमारे स्ट्रेटेजिक विजन के करीब ले जाए, ठीक है, हम कहेंगे कि वो काम इंपॉर्टेंट है। एनीथिंग that takes us towards our strategic vision is called important। और कोई भी ऐसा काम जो हमें हमारे स्ट्रेटेजिक विजन से दूर ले जाए या करीब ना करे, उसको हम कहेंगे ये नॉट इम्पॉर्टेंट है। एनीथिंग दैट टेक्स अस टूवर्ड्स आवर स्ट्रेटेजिक विजन इज कॉल्ड इम्पॉर्टेंट, एंड एनीथिंग दैट टेक्स अस टूवर्ड्स और टेक्स अवे फ्रॉम आवर स्ट्रेटेजिक विजन इज कॉल्ड नॉट इम्पॉर्टेंट। तो जो काम भी हमें हमारे स्ट्रेटेजिक विजन के हमारे विजन के हमें करीब कर दे, हमने इस पर एग्री किया कि हम कहेंगे कि वो काम इम्पोर्टेंट है। और जो काम हमें विजन से करीब दूर कर दे या करीब ना भी करे, अगर करीब ना भी करे तो हम ये कहेंगे कि वो सारे के सारे काम नॉट इम्पोर्टेंट है। अब सवाल ये पैदा होता है कि स्ट्रेटेजिक विजन किसे कहते हैं। आप में से जिन लोगों ने हमारी विजन की वर्कशॉप अटेंड की थी तो उनके ध्यान में तो कोई ना कोई पिक्चर होगी, लेकिन मैं इसको ब्रीफली डिफाइन कर देता हूँ कि स्ट्रेटेजिक विजन या विजन से मुराद ये होती है कि द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी, कि आप फ्यूचर में देखना क्या चाहते हैं। अच्छा, इससे मुराद ये नहीं है कि फ्यूचर में क्या होगा। फ्यूचर में क्या होगा वी डोंट नो, लेकिन आप देखना क्या चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप ये चाहते हैं कि अपने आप को मुस्तकबिल में एक हेल्दी पर्सन की तरह देखें। ठीक है, तो आपका हेल्थ का विजन हो सकता है कि हेल्दी पर्सन, मैं अपने आप को हेल्दी देखना चाहता हूँ, ये आपका एक विजन है। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप पाकिस्तान को पॉवर्टी फ्री देखना चाहते हैं, तो ये आपका एक विजन हो सकता है कि मेरा विजन ये है कि मैं पाकिस्तान को पॉवर्टी फ्री देखना चाहता हूँ। होगा या नहीं होगा ये एक अलग बात है। ठीक है, तो विजन कहते हैं द पिक्चर ऑफ द फ्यूचर दैट यू वांट टू सी। थोड़ा सा विजन को एक्सप्लोर कर लेते हैं ताकि जो लोग विजन के बारे में नहीं जानते थोड़ी सी उनको जो है वो मालूमात आ जाए। ठीक है, तो कुछ पॉसिबल एलिमेंट्स हो सकते हैं विजन के। फॉर एग्जाम्पल, हम ये कह सकते हैं कि गुड हेल्थ, मेरा एक विजन है गुड हेल्थ, यानी कि मेरी हेल्थ जो है वो अच्छी हो। ठीक है, एक विजन ये हो सकता है। इसके अलावा एक विजन ये हो सकता है कि स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी रिलेशनशिप विद फैमिली एंड रिलेटिव्स, कि मेरा फैमिली और रिलेटिव्स के साथ एक अच्छा ताल्लुक जो है वो बन जाए, ये मेरा एक विजन हो सकता है। ठीक है, मैं अपने आप को ऐसा देखना चाहता हूँ। इस तरीके से एक विजन हो सकता है कि इंटेलेक्चुअल ग्रोथ सो एज टू बी एबल टू कंट्रीब्यूट पॉजिटिवली टू द सोसाइटी। आप चाहते हैं कि आप इंटेलेक्चुअली ग्रो करें, आप जहनी तौर पर बाशऊर हो जाएं, ताकि आप मुआशरे में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट कर सकें। ये भी आपका एक विजन हो सकता है, ये भी एक स्ट्रेटेजिक विजन हो सकता है। इसी तरीके से इरेडिकेटिंग पॉवर्टी एंड ऑपरेशन फ्रॉम द सोसाइटी, एक विजन ये भी हो सकता है कि मुआशरे से पॉवर्टी और ऑपरेशन का खात्मा कर दिया जाए, आप ये देखना चाहते हैं। तो ये भी एक विजन आप अपना बना सकते हैं, या ये भी एक स्ट्रेटेजिक विजन हो सकता है। इसी तरीके से प्लेजर ऑफ द क्रिएटर, आप चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो जाए, ये भी आपका एक विजन हो सकता है कि आप अपने आप को इस कंडीशन में देखना चाहते हैं कि अल्लाह ताला आपसे राजी हो।
इसी तरीके से बीइंग फाइनेंशियली साउंड, आप चाहते हैं कि अपने आप को मुस्तकबिल में देखना कि आप फाइनेंशियली साउंड हो, तो ये भी आपका एक स्ट्रेटेजिक विजन हो सकता है कि आप फाइनेंशियली साउंड हो। इसी तरीके से आप चाहते हैं कि आप खुश रहें, हैप्पीनेस को अचीव करें, तो हैप्पीनेस को अचीव करना आपका एक स्ट्रेटेजिक विजन हो सकता है और आप अपने आप को हैप्पी देखते हैं फ्यूचर में। ठीक है। इसके अलावा सेटिस्फेक्शन, आप बीइंग सेटिस्फाइड रहें, ये भी आपका एक विजन हो सकता है। ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबल एलिमेंट्स है विजन के। ठीक है। तो आप लोग जरा मुझे क्वेश्चन बॉक्स में बता दें कि अगर आप, क्या आप सबको विजन क्लियर हो गया है? अगर किसी को विजन क्लियर नहीं हुआ तो उसको क्लियर करना बहुत जरूरी है यहाँ पर आगे बढ़ने से पहले। क्या आपको इम्पोर्टेंट की डेफिनेशन और विजन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है? जिसको क्लियर नहीं हुई सिर्फ वो बता दें, तो हम उसको रिपीट कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर आगे चलते हैं। अच्छा, आपके सामने एक एक्सरसाइज आ रही है। ठीक है। उम्मीद है कि आप में से जो उसको प्रिंट कर सका होगा उसने प्रिंट कर ली होगी, और अगर किसी ने प्रिंट नहीं की होगी तो वो उसको ड्रॉ कर लेगा, और अगर ड्रॉ नहीं की तो आप वैसे किसी पेपर पे कर लें इसको। ठीक है। आपके सामने दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा जो फर्स्ट हाफ है इस वर्कशीट का, वो है इंपॉर्टेंट, जो ग्रीन चेक बना हुआ है। और जो नीचे वाला हिस्सा है वो है नॉट इम्पोर्टेंट, जो काम इम्पोर्टेंट नहीं है। यानी जो काम इम्पोर्टेंट है वो ऊपर वाले हिस्से में आएंगे, जो काम नॉट इम्पोर्टेंट है वो सेकंड हाफ के अंदर आएंगे। अच्छा, इम्पोर्टेंट के अंदर भी दो सब डिवीजन हुई भी हैं। एक है डूइंग, यानी जो काम आप कर रहे हैं, और एक है नॉट डूइंग, यानी वो इम्पोर्टेंट तो है लेकिन आप उस काम को नहीं कर रहे। इसी तरीके से नॉट इम्पोर्टेंट के अंदर भी दो सब डिविजन हो गई हैं। एक है इम्पोर्टेंट के आप, सॉरी, डूइंग के काम तो नॉट इम्पोर्टेंट है लेकिन आप उसको कर रहे हैं, तो आप कहते हैं कि ये काम नॉट इम्पोर्टेंट है बट आई एम डूइंग इट। और जो सेकंड है वो है नॉट इम्पोर्टेंट एंड नॉट डूइंग, ये नॉट इम्पोर्टेंट भी है और आप इसको कर भी रहे हैं। मैं चाहूंगा कि आप सब एक एक एक्टिविटी अपनी ऐसी लिखें कि वो इम्पोर्टेंट भी है, आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, यानी आपको आपके विजन से करीब कर रही है, एंड यू आर डूइंग इट, और आप इसको कर रहे हैं। काइंडली ऐसी एक ही एक्टिविटी आप लोग मेंशन करते हैं कि जो आपकी नजर में इंपॉर्टेंट है और आप कर भी रहे हैं। आइए सर। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग इट। एक्टिविटी मतलब कोई भी काम, एक्सरसाइज है। इंपॉर्टेंट अगर आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है और आप उसको करते भी हैं तो आप लिखते हैं एक्सरसाइज। अच्छा, अवेज करनी साहब कहते हैं कि रीडिंग बुक्स, किताबें पढ़ना वो समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है और वो कर भी रहे हैं। आइए सर, कोई और साहब। प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सपोर्ट टू माय फैमिली, आप भी कहते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है और आप इसको कर भी रहे हैं। फेयर इनफ। और बताइए। एक्टिविटी इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग इट। फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि स्पेंडिंग टाइम विद किड्स इन प्लेइंग, रीडिंग, टीचिंग एक्सेट्रा, ये सारे काम इंपॉर्टेंट भी हैं और आप माशाल्लाह कर भी रहे हैं। और माजिद साहब कहते हैं कि रीडिंग सर्टिफिकेशन बुक वो इम्पोर्टेंट भी है, आपको आपके प्रोफेशनल विजन से करीब कर रही है और आप इस काम को कर भी रहे हैं। इमरान अली खान साहब कहते हैं कि तरबियत टू किड्स एंड ट्राई टू डू इट, बच्चों की तरबियत इंपॉर्टेंट भी है और आप ये कर भी रहे हैं। राहिब रशीद साहब कहते हैं कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट, आई एम डूइंग इट, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट भी है और वो कर भी रहे हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब मैं चाहूंगा कि एक एक एक्सरसाइज आप, एक एक एक्टिविटी ऐसी लिखें जो कि इंपॉर्टेंट तो है बट यू आर नॉट डूइंग, जो नॉट डूइंग के पार्ट में आएगी। आप ही समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है बट यू आर नॉट डूइंग इट।
आइए सर, ऐसी एक्टिविटी जो कि इंपॉर्टेंट है, आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट है, बट यू आर नॉट डूइंग इट। राहिल कुरैशी साहब कहते हैं कि रीडिंग बुक्स इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे। इमरान खान साहब कहते हैं कि डेली तिलावत करना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर पा रहे। फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि रीडिंग रेगुलरली और स्पेयरिंग टाइम रेगुलरली फॉर इंटेलेक्चुअल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर पा रहा है। अहमद खान साहब कहते हैं कि बीइंग हेल्दी हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। माजिद साहब कहते हैं कि कुरान को तफसीर के साथ पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे, नॉट डूइंग। और जिशान सईद साहब कहते हैं कि बच्चों की एजुकेशन पर पर्सनली फोकस करना इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे। अवैस करनी साहब कहते हैं कि पर्सनल ग्रोथ इंपॉर्टेंट है लेकिन वो नहीं कर रहे। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे और सेकंड हाफ की तरफ आते हैं कि ऐसे काम जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है, यानी इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन वी आर डूइंग इट, हम उन्हें कर रहे हैं। ऐसे काम जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है, यानी आपको आपके विजन से दूर कर देंगे या आपको आपके विजन से करीब नहीं करेंगे, लेकिन आप ऐसे कामों को कर रहे हैं। काइंडली एक एक काम ऐसा जो है शेयर करो। अच्छा, फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि यूजिंग मोबाइल फॉर सोशल मीडिया कंटेंट्स नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कर रहे हैं। एहसन आरिफ साहब कहते हैं कि प्लेइंग गेम्स नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कर रहे हैं। अहमद साहब कहते हैं कि स्पेंडिंग टू मच टाइम ऑन सोशल मीडिया लाइक फेसबुक व्हाट्सएप नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इस काम को कर रहे हैं। राहिल कुरैशी साहब कहते हैं कि वॉचिंग न्यूज चैनल्स नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, एक कुछ लोगों को प्रॉब्लम हो रही है क्वेश्चन करने में। देखिए, एक हैंड का साइन बना होगा, तो जिनको क्वेश्चन करने में प्रॉब्लम हो रही है वो हैंड का जो साइन है उसको सॉरी, क्वेश्चन मार्क के साइन को प्रेस करें, तो उसके जरिए आप क्वेश्चन कर सकेंगे। क्वेश्चन मार्क के साइन और हैंड का जो साइन है उसके जरिए आप हैंड रेज करेंगे ताकि आपको माइक दिया जा सके, जो कि अब आखिर में होगा। तो अगर आपने कोई बात करनी है तो काइंडली क्वेश्चन मार्क पे क्लिक करें। अच्छा जी, आगे चलते हैं। स्पेंडिंग टाइम ऑन सोशल मीडिया, अवेश करनी साहब कहते हैं कि नॉट इंपॉर्टेंट है बट ही इज डूइंग इट। और अब्दुल कामिल साहब कहते हैं क्वारंटीन एंड वर्क बोथ टुगेदर हाउ इज पॉसिबल। ये हम इसको इस क्वेश्चन को आप नोट कर लें, हम इसको किसी वक्त बाद में देखेंगे, ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो है वो हम इससे डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं, तो इंशाल्लाह इसको किसी और वक्त हम देखते हैं बाद में इस क्वेश्चन को। अच्छा, जिशान सईद साहब कहते हैं कि गिविंग एक्स्ट्रा टाइम टू माय प्रोफेशनल जॉब एंड अवॉइडिंग फैमिली। अच्छा, एक्स्ट्रा टाइम यानी ये यूं कह लें कि फैमिली को अवॉइड करना, ठीक है। फैमिली को टाइम देना अवॉइड करना नॉट इंपॉर्टेंट है लेकिन वो कर रहे हैं और टाइम एक्स्ट्रा वो अपने काम को दे रहे हैं। सैयद फराज अली साहब कहते हैं कि वॉचिंग मूवीज इज नॉट इंपॉर्टेंट बट ही इज डूइंग इट। और माजिद परवेज साहब कहते हैं कि टू मच सोशल मीडिया का इस्तेमाल नॉट इंपॉर्टेंट है, जो उनको उनके स्ट्रेटेजिक विजन से दूर कर देगा, लेकिन वो इस काम को कर रहे हैं। अच्छा, अब मैं चाहूंगा कि एक एक एग्जाम्पल आप, लास्ट जो चीज है कि जो काम नॉट इंपॉर्टेंट है और आप उन्हें कर भी नहीं रहे, उनके बारे में काइंडली एक एक लाइन लिख दें कि दिस एक्टिविटी इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू आर नॉट डूइंग इट, अल्हम्दुलिल्लाह। फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि लिसनिंग सॉन्ग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड अल्हम्दुलिल्लाह ही इज नॉट डूइंग इट। आइए, गोइंग आउट साइड फॉर नो रीजन, बगैर बाहर जाना बगैर किसी वजह के नॉट इम्पोर्टेंट है और वो इस काम को कर भी नहीं रहे। फेसबुक को इस्तेमाल करना नॉट इम्पोर्टेंट है और जिशान सईद साहब इस्तेमाल कर भी नहीं रहे। वेस्टिंग मनी ऑन अननेसेसरी थिंग्स माजिद साहब के लिए नॉट इम्पोर्टेंट है और वो वेस्ट में मनी वेस्ट कर भी नहीं रहे।
काशिफ अनवर साहब से के शॉपिंग जो है वो उनके हिसाब से नॉट इम्पोर्टेंट है और वो कर भी नहीं रहे। अवेश साहब कहते हैं कि आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन टू यूज फेसबुक। अच्छा, उनके हिसाब से फेसबुक का इस्तेमाल करना नॉट इम्पोर्टेंट है एंड ही इज नॉट यूजिंग फेसबुक। अच्छा देखिए, अब क्या होगा कि फेयर इनफ, ये जो वर्कशीट आपके सामने है ना, ये तो हमने अभी एक एक पॉइंट लिखा है। आप इस वर्कशीट को अपने पास इसके कुछ पेजेस प्रिंट कर लें, बना लें, और इसके बाद आप इसको फिल करना शुरू करें, तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि आपका जो आपकी जो लाइफ है वो पेपर पे आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, तो आपको पता लग जाएगा कि आपकी जिंदगी में कौन कौन से काम इंपॉर्टेंट हैं और कौन कौन से काम नॉट इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट में आप क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, और नॉट इम्पोर्टेंट में आप क्या कर रहे हैं और क्या काम आप नहीं कर रहे। और ये एक दफा की एक्टिविटी नहीं होगी, आप इसको करते रहेंगे, आपके जहन में काम आते रहेंगे, आपको चीजें याद आती रहेंगी, और आप उनको फिल करते रहेंगे, और होते होते कुछ दिनों में आप देखेंगे कि आपका जो अंदर है वो पेपर पे आपके सामने आ जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, फिर आप अपना एक विजन बनाएंगे, और आप करेंगे क्या कि पहला काम आप ये करेंगे कि ये जो एरिया आपके पास है, ठीक है ना, ये जो एरिया आपके पास है नॉट इम्पोर्टेंट वाला, इसको आप क्या करेंगे, अपनी लाइफ से खत्म करेंगे। इसको खत्म करने का कोई प्लान आपने बनाना होगा। ठीक है, आप अगर आपको चीजें मालूम होंगी तो आप ये काम कर सकते हैं कि ये वो काम है जो नॉट इम्पोर्टेंट है और मैं कर रहा हूँ। और दूसरा काम आपने जो करना होगा या पैरेलल में, वो क्या होगा कि वो काम जो कि इम्पोर्टेंट तो है बट यू आर नॉट डूइंग, यू हैव टू मूव फ्रॉम हेयर टू हेयर। आपको उन्हें नॉट डूइंग से डूइंग में मूव करना होगा। ठीक है, तो इस तरह से आपके सामने ये पूरी एक्सरसाइज जो है एक तरीके से बन जाएगी। अच्छा, अब क्या होता है कि अगर हम आगे चलें तो एक फैक्टर हम इसके अंदर ऐड करते हैं, वो है इंजॉयमेंट का। ठीक है, इंजॉयमेंट का फैक्टर हम ऐड करते हैं, तो एक और बड़ी इंटरेस्टिंग ग्रिड हमारे सामने आ जाती है कि कुछ काम इंपॉर्टेंट तो होते हैं लेकिन आप उन्हें इंजॉय भी करते हैं। कुछ काम इंपॉर्टेंट होते हैं लेकिन आप उन्हें एंजॉय नहीं करते। कुछ काम इंपॉर्टेंट नहीं होते लेकिन आप उन्हें एंजॉय करते हैं। और कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना आप उन्हें एंजॉय करते हैं। जब हम एंजॉयमेंट का फैक्टर ऐड करें तो हमारे पास एक और इंटरेस्टिंग वर्कशीट बन जाएगी, जो कि आपके सामने स्क्रीन पर आ गई है। आइए, अब इसमें आप देख रहे हैं कि फर्स्ट हाफ इंपॉर्टेंट का है और सेकंड हाफ नॉट इंपॉर्टेंट का है, और उसके बाद जो है वो मजीद दो डिवीजन हुई हुई है, डूइंग और नॉट डूइंग की, यहाँ तक तो सेम है। उसके बाद मजीद जो है वो इंजॉय और नॉट इंजॉय का इसमें एक कंस्ट्रेंट लगा हुआ है। तो अब मैं चाहूंगा कि पहली लाइन, जो पहला काम है, जो सेक्शन है, वो है ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और ऐसे काम जो कि आप कर भी रहे हैं, डूइंग इट, और आप उन्हें इंजॉय भी करते हैं। आप काइंडली एक एक काम ऐसा शेयर करें जो कि इंपॉर्टेंट है, आप उसे कर रहे हैं और आप उसे इंजॉय भी कर रहे हैं। जी माजिद साहब, ये आपसे हम इंशाल्लाह शेयर कर देंगे। जी, अवेद करनी साहब कहते हैं कि बुक रीडिंग इंपॉर्टेंट है एंड ही इज डूइंग इट एंड ही इज इंजॉयिंग इट। फरहान सिद्दीकी साहब कह रहे हैं प्लेइंग टुगेदर विद किड्स इज इंपॉर्टेंट एंड ही इज डूइंग इट एंड ही इज इंजॉयिंग इट। राहिल कुरैशी साहब कहते हैं कि डेवलपिंग ऑनलाइन फीडबैक फॉर्म फॉर माय ऑफिस एंड आई एम एंजॉयिंग इट। अच्छा, ये उनके लिए इंपॉर्टेंट भी है, उनको उनके प्रोफेशनल विजन से करीब कर रहा है, और वो इस काम को करते भी हैं और वो इस काम को एंजॉय भी करते हैं। और आइए,
अच्छा, फराज अली साहब कहते हैं कि एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है और वो कर भी रहे हैं और वो उसको एंजॉय भी कर रहे हैं। माजिद साहब कह रहे हैं कि वर्किंग इन लव, हाँ काम करना। अच्छा, काम जो है ना ये बहुत एम्बिगियस टर्म है। वर्किंग, इसको आप ब्रेक करें। कोई आप क्या काम कर रहे हैं? क्योंकि काम के अंदर तो बहुत सारी चीज हो सकती है ना, उसमें से बहुत चीजें आप एंजॉय करेंगे, बहुत चीजें नहीं करेंगे। वर्किंग एक बहुत कॉमन टर्मिनोलॉजी है, तो इसको आर्टिकुलेट, असल में इसमें बहुत मैटर करती है ये चीज कि हम अपनी बात को आर्टिकुलेट कैसे करते हैं, बताते कैसे हैं। वो बहुत एम्बिगुअस या बहुत जेनरिक ना हो, आप स्पेसिफिकली लिखिए कि काम में क्या चीज है जिसको आप यू एंजॉय। अच्छा, अहमद खान साहब कहते हैं कि एंजॉइंग माई ट्रांसपोर्टेशन वर्क, ट्रांसपोर्टेशन का काम वो इम्पोर्टेंट भी है उनके लिए। जो उनको उनके उनके फाइनेंशियल विजन से करीब कर रहा है वो इसको कर रहे हैं, एंड ही इज इंजॉइंग इट। ओके, माजिद परवेज साहब कह रहे हैं कि ऑफिस वर्क। अच्छा, इसको भी थोड़ा सा जो है स्पेसिफिक कर लें कि ऑफिस के अंदर बात काम ऐसे हो सकते हैं कि आप उनको एंजॉय ना करते हो या आप उन्हें करते ना हो या वो नॉट इम्पोर्टेंट हो। तो फॉर एग्जांपल रिपोर्टिंग, ठीक है, आप ऐसे लिखें कि डूइंग रिपोर्ट्स या जो भी आपका काम है, अगर आपको डेवलपर हैं तो प्रोग्रामिंग, ठीक है, वो आप बता सकते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है और आप उसको कर रहे हैं और आप इसको एंजॉय कर रहे हैं। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट है एंड यू आर डूइंग इट बट यू आर नॉट एंजॉइंग इट। काम वो इंपॉर्टेंट तो हैं और आप उन्हें कर भी रहे हैं, लेकिन आप उन्हें एंजॉय नहीं कर रहे। अच्छा, माजिद साहब कहते हैं कि एक्सरसाइज करना इंपॉर्टेंट है, ही इज डूइंग इट बट ही डजंट इंजॉय। अवैस कनीज साहब कहते हैं कि होम को चोर्स इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट है और ही इज डूइंग बट ही डजंट इंजॉय। और राही खुशी साहब कहते हैं कि ड्यू टू कोरोना स्टेइंग होम इज इम्पोर्टेंट। ओके, घर में रहना इंपॉर्टेंट है एंड ही इज डूइंग बट ही इज नॉट इंजॉइंग इट। ओके, ऑफिस ड्यूटी ड्यूरिंग क्राइसिस, फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है एंड ही इज डूइंग इट बट ही इज नॉट इंजॉइंग इट। अच्छा, इसको थोड़ा सा और भी आप ना एक्सपेंड कर सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत, ठीक है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? ये हमें हमारे जन्नत की वजह से करीब कर देगा। ठीक है, कुरान पाक अगर हमारा विजन है कि हम जन्नत में चले आए या अल्लाह ताला की रजा, तो ये इंपॉर्टेंट है। एंड इफ यू आर डूइंग इट, तो ये पहले हाफ में आ जाएगा। एंड इफ यू आर एंजॉइंग, तो ये उसको ऊपर लिखें, और अगर नॉट एंजॉइंग तो इसको नीचे लिखें। इसी तरह से आप नमाज के बारे में लिख सकते हैं, तफसीर पढ़ने के बारे में लिख सकते हैं। जो लोग किताबें पढ़ते हैं, ठीक है, वो किताबें पढ़ना इंपॉर्टेंट है एंड ही इज डूइंग इट बट ही इज एंजॉइंग और नॉट एंजॉइंग, ही कैन राइट इन द सबसीक्वेंट लाइन्स। अच्छा, तो क्वारंटीन इज इंपॉर्टेंट बट आई एम नॉट एंजॉइंग इट। ठीक है, अहमद खान साहब कहते हैं क्वारंटीन इंपॉर्टेंट है एंड ही इज डूइंग इट बट ही इज नॉट एंजॉइंग इट। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं एंड यू आर नॉट डूइंग, और आप उन्हें कर नहीं रहे, बट इफ यू डू यू विल इंजॉय, अगर आप करेंगे तो आप उसे इंजॉय करेंगे। ऐसा है कि काम शेयर करें कि जो इंपॉर्टेंट भी है लेकिन आप कर नहीं रहे, लेकिन अगर करें तो आप इसे इंजॉय करेंगे। आइए सर, आई एम बुक रीडिंग, फरहान सिद्दीकी साहब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है एंड ही इज नॉट नॉट डूइंग बट इफ ही विल डू ही विल एंजॉय। रीडिंग कुरान विद तफसीर, राफी अब्दुल राफी साहब कहते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है एंड ही इज नॉट डूइंग बट इफ ही डू ही विल एंजॉय। और बताइए, इंपॉर्टेंट है, यू आर नॉट डूइंग एंड इफ यू डू यू विल एंजॉय। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं, कुरान तफसीर से पढ़ना, अवैस करनी साहब कहते हैं कि इंपॉर्टेंट है एंड ही इज नॉट डूइंग बट इफ ही डू ही विल एंजॉय। ओके, ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं
and you are not doing, and if you do, you will not enjoy. इंपॉर्टेंट भी है और आप कर भी नहीं रहे, और अगर आप करें तो आप उसे एंजॉय भी नहीं करेंगे। ऐसा कोई एक एक काम शेयर कर दें। जी सर, ऐसा काम जो कि इंपॉर्टेंट भी है, आपको आपके विजन से करीब करेगा, लेकिन आप वो अभी कर नहीं रहे, ठीक है। लेकिन अगर आप वो करें तो आपको मजा भी नहीं आएगा उसको करने में, हालांकि है वो इंपॉर्टेंट। कंटिन्यू माई एजुकेशन, मेरी अपनी एजुकेशन को कंटिन्यू करना आप समझते हैं कि इंपॉर्टेंट भी है, और आप उसको नहीं कर रहे, लेकिन अगर आप करें तो आप उसको एंजॉय नहीं करेंगे, आपको मजा नहीं आएगा ये काम करने में। और बताइए, बीइंग हेल्दी इज इम्पोर्टेंट, लेकिन इस एंजॉय नहीं नहीं किया जा सकता। अच्छा जी, बिल्कुल। अहमद साहब कह रहे हैं कि हेल्दी रहना इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज नॉट डूइंग, एंड इफ ही डू ट्राई टू लिव हेल्दी, ही विल नॉट एंजॉय। एहसन साहब कह रहे हैं कि प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन करना इंपॉर्टेंट है, वो उनको इनके प्रोफेशनल विजन से करीब करेगा, इंपॉर्टेंट है, एंड ही इज नॉट डूइंग, बट एंड इफ ही विल डू, ही विल नॉट एंजॉय। और बताइए। अच्छा, आगे चलते हैं। अब ऐसे काम जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है, माई फील्ड इज कंटिन्यूइंग एंड एंजॉय बट और नॉट ऑल द टाइम। हाँ, हर वक्त एंजॉय नहीं कर रहे। अच्छा, ऐसे काम जो कि नॉट इंपॉर्टेंट है, बट यू आर डूइंग इट एंड यू आर इंजॉइंग इट। ऐसा काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, आप वो कर रहे हैं और उसको साथ साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। यूज ऑफ सोशल मीडिया नॉट इम्पोर्टेंट है, आप कर रहे हैं और आपको मजा भी बड़ा आ रहा है। जी, अक्सर लोगों का जवाब यही आ रहा है कि सोशल मीडिया को इस्तेमाल करना नॉट इम्पोर्टेंट है, वो इस बात को समझ रहे हैं, और वो लेकिन ये काम कर रहे हैं, और इस काम को करने में उन्हें मजा बहुत आ रहा है। इसको अब और भी एक्सटेंड कर सकते हैं। इसके अलावा फॉर एग्जाम्पल कोई शख्स गाने सुनता है, उसको बड़ा मजा आता है सुनने में, तो वो कह सकता है कि लिसनिंग टू सॉन्ग्स इज नॉट इम्पोर्टेंट, एंड आई एम डूइंग इट, एंड आई एम एट द सेम टाइम इंजॉइंग इट। तो वो चीज यहाँ पर आ जाएगी। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, एंड यू आर डूइंग इट बट यू आर नॉट इंजॉइंग इट। वो नॉट इम्पोर्टेंट भी है, आप कर भी रहे हैं, लेकिन आपको मजा नहीं आता। अहमद खान साहब कहते हैं कि ओवर ईटिंग नॉट इम्पोर्टेंट, एंड ही इज डूइंग एंड ही इज नॉट एंजॉइंग। और बताइए। ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, आप कर रहे हैं और आप उसको एंजॉय नहीं। देखिए, रीडिंग तो इंपॉर्टेंट हो गई ना, तो अभी तो हम नीचे वाले हाफ पे बात कर रहे हैं जुनेद साहब, कि जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, तो रीडिंग तो ऊपर वाले में आएगा। ठीक है, आपने वो काम पिक करना है जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, एंड यू आर डूइंग, एंड यू आर नॉट enjoying. Being part of groups where people are talking filthy stuff, please avoid my name. Okay. एक साहब ने कहा कि ऐसे लोगों के साथ बैठना जहाँ पे कुछ बुरी बातें होती हैं, वो नॉट इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो काम कर रहे हैं और उसको एंजॉय लेकिन वो नहीं करते। अच्छी बात है, एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसको जो है वो मूव किया जा सकता है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, एंड यू आर नॉट डूइंग। जी, गॉसिप्स। गॉसिप जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, एंड यू आर डूइंग इट, एंड यू आर नॉट एंजॉइंग। अच्छा, इसमें डिफरेंट लोगों का ये, अच्छा, ये हर एक का अलग अलग होगा। अब ये गॉसिप है ना, ये अक्सर लोगों को उसमें बड़ा मजा आता है, ठीक है।
तो गॉसिप में ये हो सकता है कि किसी का ये ऊपर एंजॉय में जाए और किसी का नॉट एंजॉय में जाए। बहरहाल ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है एंड यू आर नॉट डूइंग, और आप वो कर भी नहीं रहे, बट इफ यू डू यू विल एंजॉय। ऐसा काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, आप कर भी नहीं रहे, लेकिन अगर आप करें तो आपको मजा बड़ा आएगा। पाकिस्तान टूर आप ये कह रहे हैं कि नॉट इम्पोर्टेंट है, इसमें कुछ डिबेट हो सकती है। ट्रैवलिंग इटसेल्फ एक जो है बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस होता है, तो पाकिस्तान टूर को मैं पर्सनली जो है वो इम्पोर्टेंट के बॉक्स में डालूंगा। लेकिन बहरहाल आपने कहा कि पाकिस्तान टूर जो है वो नॉट इम्पोर्टेंट है, आप कर भी नहीं रहे, लेकिन अगर आप करेंगे तो आप उसको एंजॉय करेंगे। ओके फराज साहब, स्लीपिंग लेट इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड यू आर नॉट डूइंग ओके। राहिल साहब कहते हैं कि लेट सोना नॉट इम्पोर्टेंट है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह लेट सो भी नहीं रहे, लेकिन अगर वो लेट सोए तो उन्हें मजा आएगा। अच्छा, आगे चलते हैं। ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है और आप कर भी नहीं रहे, यू आर नॉट डूइंग। फराज सिद्दीकी साहब कहते हैं कि डाइन आउट इन डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। ठीक है, ये नॉट इम्पोर्टेंट है और ये कर भी नहीं रहे, लेकिन करने में मजा आता है, ही एंजॉयज। ओके, फेयर इनफ। अब फाइनली ऐसे काम जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है एंड यू आर नॉट डूइंग इट, बट इफ यू डू यू विल नॉट एंजॉय। ऐसे एक एक काम लिखें जो कि नॉट इम्पोर्टेंट भी हैं, यानी आपको आपके विजन से दूर कर रहे हैं, और आप उन्हें कर भी नहीं रहे, और अगर आप उन्हें करें तो आप उन्हें एंजॉय भी नहीं करेंगे। हर्टिंग समवन, ऐसा साहब कहते हैं कि इट्स नॉट इम्पोर्टेंट एंड ही इज नॉट डूइंग इट, एंड इफ ही हर्ट समवन ही विल नॉट एंजॉय। फास्ट साहब कहते हैं कि गोइंग आउट ऑन राइड विद फैमिली इज नॉट इम्पोर्टेंट एंड ही इज नॉट डूइंग, एंड इफ ही डू ही विल नॉट एंजॉय। इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि गोइंग आउट ऑन अ राइड विद फैमिली इसकी अपनी एजुकेशनल सिग्निफिकेंस हो सकती है, और होती भी है, तो ये फिर जो है इम्पोर्टेंट के बॉक्स में चले जाएगा। तो हो सकता है कि आपने किसी और कॉन्टेक्स्ट में कहा हो। बहरहाल, गिविंग फॉल्स होप या झूठ बोलना, अब्दुल हाफिज साहब कहते हैं कि नॉट इम्पोर्टेंट है एंड ही इज नॉट डूइंग इट, एंड इफ ही डज ही विल नॉट एंजॉय। अच्छा, देखिए अब क्या होगा, ये ग्रिड जब आपके सामने आ जाएगी ना, इसको आपने मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि इस ग्रिड को अपने पास, आप भी तो आपने सिर्फ एक एक्सरसाइज की है, एक एक पॉइंट, इसको आप फिल करें अपने। ठीक है, इसकी आप कुछ शीट्स प्रिंट कर लें और इसको आप फिल करना शुरू करें। आहिस्ता आहिस्ता आप ये देखेंगे कि आपकी जो एक्चुअल रियल की लाइफ की पिक्चर है वो आपके सामने पेपर पर आ जाएगी। अच्छा, इंजॉयमेंट का फैक्टर जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमने इसमें ऐड किया है, जो पिछली वर्कशीट के अंदर नहीं था। क्योंकि आप देखें कि होता क्या है कि हम में से अक्सर लोग वो इंजॉयमेंट के साथ बंधे होते हैं। ठीक है, और इंजॉयमेंट मजे से जो है हम अपनी चीजों को डिराइव कर रहे होते हैं। एक जमाने में ऐसा नहीं होता था, लोग अपनी चीजों को उनकी उनकी इंपॉर्टेंस से या उनकी मीनिंगफुलनेस से डिराइव करते थे, लेकिन हम अपनी चीजों को अब इंजॉयमेंट के फैक्टर से हमने ड्राइव करना शुरू कर दिया है। आप देखते हैं कि ऐसे ऐसे इश्तहार चल रहे होते हैं, यूबीएल मजे में रहो, और मन की मान, खा ले पी ले जी ले, और तो ये सारे के सारे इस तरह के इश्तहार, इस तरह की बातें, ये सारी की सारी जो है वो हमें इंजॉयमेंट ओरिएंटेड बना रही हैं। ठीक है, तो इंजॉयमेंट का फैक्टर बहुत जरूरी होता है। अच्छा, इंजॉयमेंट का फैक्टर मोटिवेट करने के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो अब होता क्या है कि हमें इस एक्सरसाइज के बाद करना क्या है। फॉर एग्जाम्पल, आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म कर लें। ठीक है, और परफॉर्म करने के बाद आपकी पूरी लाइफ की पिक्चर आपके सामने पेपर पे आ जाएगी, जो कि हमारे जहन में होती नहीं है।
आप इसको सोचते रहें, इस पेपर को अपने पास रखें, सोचते रहें, आपके जहन में एक्टिविटी आए, आप देखें एक्टिविटी इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है। अगर इंपॉर्टेंट है तो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इसी तरह नॉट इंपॉर्टेंट है तो आप कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। उसको रिलेवेंट ग्रिड के अंदर उसको लिखें, और कुछ टाइम के बाद, कुछ हफ्तों के बाद, कुछ दिनों के बाद आपके पास पूरी आपकी जो पिक्चर है लाइफ की वो पेपर पर ड्रॉ हो जाएगी, आपका अंदर बाहर आ जाएगा। उसके बाद आपने अब काम शुरू करना है, आपने काम शुरू करना है, आपने एक एक करके एक्टिविटी को यहाँ से उठाना है, ठीक है, नॉट इम्पोर्टेंट से, और इस पूरे के पूरे बॉक्स पर आपने क्या करना है, एक नो लगाना है, क्योंकि ये वो सारी एक्टिविटीज हैं कि जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नॉट इम्पोर्टेंट का मतलब ये है कि ये सारी की सारी आपको आपके विजन से दूर कर रही हैं, ये आपको कहीं और ले जाएंगी, जहां आप जाना चाहते हैं वहां लेकर नहीं जाएंगी। तो इसमें से क्या करें कि आप एक्टिविटीज को लिस्ट कर लें, उनका एक प्लान बनाएं, कोई डेट सेट करें हर एक्टिविटी के आगे कि इस तारीख को आप उन्हें छोड़ देंगे। मसलन अगर कोई शख्स स्मोकिंग करता है, ठीक है, वो नॉट इम्पोर्टेंट है, डूइंग है और उसको एंजॉय कर रहा है, तो वो उसके आगे एक डेट लिखे कि इस डेट को वो उस एक्टिविटी को ड्रॉप करेगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर जो है वो हमारे अंदर कोई और बुराइयां हैं, कोई और ऐसे काम है जो कि नॉट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल ओवर ईटिंग है, तो वो नॉट इम्पोर्टेंट है एंड वी आर डूइंग इट एंड वी आर एंजॉइंग और नॉट एंजॉइंग, उसकी हम कोई अपनी डेट और कोई प्लान अपना बना सकते हैं। तो ये नॉट इम्पोर्टेंट कामों को हमें अपनी जिंदगी से खत्म करना है, ये कामयाब लोगों का तरीका होता है। दूसरा काम जो हमें उसको सबक करना है वो ये करना है कि ये जो बॉक्स है आपके सामने नजर आ रहा है इंपॉर्टेंट एंड नॉट डूइंग का, ठीक है, इसको आपने यहां से यहां मूव करना है, ठीक है। यानी वो काम जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन आप उन्हें कर नहीं रहे, आप उन्हें एक एक करके नॉट डूइंग से डूइंग के फेज में शिफ्ट कर दें, नॉट नॉट डूइंग से डूइंग के सेक्शन के अंदर उनको मूव करना शुरू कर दें। और इसके लिए भी प्लानिंग जो है बहुत क्रिटिकल रहेगी, बहुत हेल्पफुल रहेगी। अगर आपके सामने तमाम एक्टिविटीज मौजूद होंगी तो आप हर एक के सामने एक डेट लिखें और उसका कोई प्लान बनाएं कि आपको क्या हेल्प चाहिए उसको नॉट डूइंग से डूइंग में लेकर आने के लिए। इसे अक्सर लोगों ने कहा कि कुरान की तिलावत करना इंपॉर्टेंट है एंड दे आर नॉट डूइंग, तो वो कोई डेट फिक्स कर सकते हैं कि इस तारीख से हम तिलावत तफसीर पढ़ना या तिलावत करना शुरू कर देंगे, और उसका कोई प्लान बना लें कि हम दिन में जो वो एक पाव पढ़ेंगे या हम कितनी एक पेज पढ़ेंगे, और वो उस नॉट डूइंग को डूइंग में मूव कर दें। ये दो काम हो गए। और तीसरा काम जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने इस नॉट इंजॉय को इंजॉय में मूव करना है। यानी ऐसे काम जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और आप उन्हें कर भी रहे हैं लेकिन आप उन्हें एंजॉय नहीं कर रहे, आप उनके अंदर एंजॉयमेंट का फैक्टर तलाश करें। देखिए कामयाब लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने इंपॉर्टेंट कामों में एंजॉयमेंट का फैक्टर तलाश कर लेते हैं, तभी वो इतना परफॉर्म भी करते हैं। हम क्या करते हैं, हम अगर अपने ऑफिस के अंदर होते हैं तो हम घड़ी देख रहे होते हैं कि किस तरीके से जो है वो 6 बजे और हम अपना बैग उठाकर भागें, ठीक है, क्योंकि हम वो काम इंपॉर्टेंट भी है, हम कर भी रहे हैं लेकिन हम उसको एंजॉय नहीं कर रहे। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, एक जापान के अंदर एक स्वीपर था, झाड़ू लगाने वाला शख्स था, और वो रनवे पर जो एयरपोर्ट का रनवे होता है उस पर झाड़ू लगाने की ड्यूटी उसकी थी। तो जब उससे किसी ने पूछा तो कि तुम क्या काम करते हो, तो आपके जहन में उसने क्या जवाब दिया होगा? तौसीफ भाई, वर्कशीट आपके पास नहीं आ रही तो ये वर्कशीट इंशाल्लाह हम आपसे शेयर कर देंगे। आप अभी चाहें तो उसकी कोई स्क्रीनशॉट ले लें, ये इंशाल्लाह आपको शेयर हो जाएंगी सेशन के बाद। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर एक स्वीपर है, झाड़ू लगाता है, तो उसने क्या जवाब दिया होगा जब उससे पूछे, किसी ने पूछा होगा कि आप क्या करते हैं? बिल्कुल माजिद साहब, उसने उसने आम लोगों वाला जवाब नहीं दिया। एक आम आदमी ये जवाब देता कि मैं स्वीपिंग करता हूं, मैं झाड़ू लगाता हूं। उसने ये कहा कि मैं रोजाना हजारों लोगों की जिंदगियां बचाता हूं। उस स्वीपर ने यह कहा कि मैं रोजाना हजारों लोगों की जिंदगियां बचाता हूं। तो उसने क्या किया कि अपने काम के अंदर जो झाड़ू वाला काम था उसके अंदर उसने मीनिंगफुलनेस तलाश कर ली, उसको एंजॉयमेंट मिल गई। यानी वो अब वो उस काम को एंजॉय कर रहा है कि मतलब मैं जो काम कर रहा हूँ वो तो बड़ा मीनिंगफुल काम है, ठीक है। तो आपने हर काम को उठाना है और फिर आप देखते हैं किस तरह से आप इस काम के अंदर एंजॉयमेंट
को क्रिएट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम नमाज पढ़ते हैं और नमाज इंपॉर्टेंट भी है, आप पढ़ भी रहे हैं, लेकिन आप उसको एंजॉय नहीं कर रहे, तो आप जो है वो ढूंढें, ये मालूमात करें, किताबें पढ़ें या मालूमात करें कि किस तरीके से नमाज में दिल लगाया जाए, ताकि आपका जो ये नॉट इंजॉय वाला पार्ट है वो इंजॉय में कन्वर्ट हो जाए। इसी तरीके से अगर आप तिलावत करते हैं, यू आर दिस इज इंपॉर्टेंट एंड यू आर डूइंग इट बट यू आर नॉट इंजॉइंग, ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप ढूंढें, आप तलाश करें, ये हर एक का अलग अलग होगा। आप तलाश करें कि किस तरीके से उसको आप नॉट इंजॉय से इंजॉय में मूव कर सकते हैं। मे बी आप साथ में ट्रांसलेशन पढ़ना शुरू करते हैं, आप तफसीर पढ़ना शुरू करते हैं, आपको क्लासेस अटेंड कर लें, आप देखिए आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने जब लिस्ट होगी तभी ये काम आप कर सकते हैं। तो ये जो आपके सामने डायग्राम है, ये जो वर्कशीट है, ये पूरी आपके सामने जो है वो आपकी पिक्चर लेकर आ जाएगी, ठीक है। इस वर्कशीट के बारे में या जहां तक अगर कोई क्वेश्चन कोई कमेंट है तो आप दे दें ताकि फिर हम आगे चलें। नबी भाई कहते हैं कि फॉर नमाज के हम इसको ये समझें कि हम अल्लाह से मुलाकात कर रहे हैं। बिल्कुल, अगर आप नमाज को ये समझ के करें कि ये नमाज तो मुलाकात है, तो नमाज में आपका दिल लगना शुरू हो जाएगा। इस तरीके से जब आप कुरान पढ़ते हैं तो आप ये समझें कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपसे बात कर रहे हैं, तो आपका कुरान को पढ़ने में दिल लगाने लगना शुरू हो जाएगा, आपको एंजॉयमेंट होनी शुरू हो जाएगी। और नवीद भाई आगे कहते हैं कि और जब हम नमाज पढ़ते हैं तो हम अल्लाह से बात करते हैं। बिल्कुल, ये फैक्टर आप निकाल सकते हैं नमाज के अंदर। अगर आप नमाज पढ़ते हैं और एंजॉय नहीं करते, तो ये कुछ कुछ उन्होंने सजेशन दी हैं कि इनके जरिए आप एंजॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ तक जो बात है, ये सारी बात क्लियर हो गई या इसमें कोई क्वेश्चन, कोई ऐसी बात? ठीक है, देखिए, तो ये जो हमने अभी आपके सामने ड्रॉ किया है ना, ये जो आपको नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ। जो सक्सेसफुल लोग होते हैं ना, वो इस एरिया में ऑपरेट करते हैं, बस इतने से एरिया में ऑपरेट करते हैं, ठीक है, इतने से एरिया में ऑपरेट करते हैं। और जैसे स्टीव जॉब कहता था कि मैंने कभी भी कोई काम तो किया ही नहीं, मैंने तो अपना पैशन जो है वो चेज किया है, ठीक है। तो इसीलिए जो है वो यहाँ पर अपनी इंजॉयमेंट क्रिएट करते हैं। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अ, अच्छा, राहिब रशीद साहब कह रहे हैं वेरी क्लियर, और काशिम अहमद साहब कह रहे हैं तिलावत के नमाज तरावी कुरान पढ़ने से भी दिल लगता है। बिल्कुल, इससे भी आप इंजॉयमेंट अपनी कर सकते हैं। तौसीफ भाई मैसेज दे रहे हैं, ठीक है, इंशाल्लाह, ओके। अच्छा, शुरू में हमने बात की थी अर्जेंट की भी, तो बेहतर है कि हम अर्जेंट को भी डिफाइन कर लें। कि हमने, आपको याद होगा कि हमने ये बात की थी कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं और अर्जेंट होते हैं, या अर्जेंट नहीं होते। अर्जेंट का भी वर्ड आया था। तो अब हम ये देखते हैं कि अर्जेंट किसे कहते हैं, ठीक है। अर्जेंट किसे कहते हैं, हम जरा ये देखते हैं। तो अर्जेंट को भी हम डिफाइन कर लें। अच्छा, ये डेफिनेशन जो है ये डिक्शनरी डेफिनेशन नहीं है, ये इस फ्रेमवर्क के कॉन्टेक्स्ट में की भी डेफिनेशन है, ठीक है ना। तो हम इस पे एग्री करेंगे। अर्जेंट की एक्सरसाइज भी अगर हम अभी करें, हम आपसे अर्जेंट की डेफिनेशन मांगे, तो सेम एक्सरसाइज होगी कि आप लोग डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस जो है वो दे रहे होंगे। इसीलिए टाइम की कमी की वजह से हम उस एक्सरसाइज को करते नहीं है, ठीक है। हम अर्जेंट को डिफाइन कर लेते हैं। अर्जेंट इज डिफाइंड एज एनीथिंग विच इफ नॉट डन इन द प्रेजेंट मोस्ट प्रोबेबली कैन नॉट बी डन लेटर इफ यू आर अलाइव एंड एबल। ओके, थोड़ा सा फोकस करिएगा। कोई भी ऐसा काम जो आपने अभी नहीं किया तो बाद में नहीं कर सकते, उसको कहेंगे ये काम अर्जेंट है, ठीक है। प्रोवाइडेड दैट यू आर अलाइव, हमने डेथ का फैक्टर यहां से निकाल दिया है। अगर कोई भी काम जो आपने अभी किया और आप उसको बाद में कर सकते हैं, तो वो नॉट अर्जेंट होगा। और कोई भी काम ऐसा जो कि अभी आपने किया और आप उसे दोबारा नहीं कर सकते, तो वो काम अर्जेंट कहलाएगा, ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं। अब ये बताइए मुझे आप लोग के स्लीपिंग स्लीपिंग जो है ये अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है आपके ख्याल में?
स्लीपिंग जो है नॉट अर्जेंट है। आपने अगर अभी नहीं सोए तो 1 घंटे बाद सो सकते हैं, 1 घंटे बाद ही सोए तो कल भी सो सकते हैं। ठीक है। ओके। अच्छा, वॉचिंग अ लाइव क्रिकेट मैच, एक लाइव क्रिकेट मैच आ रहा है उसको देखना इम्पोर्ट अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? ठीक है, ये अर्जेंट है। अगर अभी नहीं देखा तो आप लाइव नहीं देख सकते उसको। ठीक है, रिकॉर्डिंग तो देख सकते हैं लेकिन लाइव नहीं देख सकते। जैसे अभी ये जो वर्कशॉप है ये अर्जेंट है, अगर ये लाइव अर्जेंट है, अगर आपने इसको लाइव नहीं सुना तो आप दोबारा ये वाली नहीं सुन सकते। ठीक है, रिकॉर्डिंग जो आप सुन सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि आप आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं प्रॉब्लम अपने स्टेटमेंट को। ठीक है। अच्छा, गॉसिप, गॉसिप जो है आपके ख्याल में इंपॉर्टेंट अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? गॉसिप जो है वो नॉट अर्जेंट है, अभी नहीं कही तो कल कर लेंगे, कल नहीं कही तो 1 साल के बाद भी कर सकते हैं। तौसीफ भाई, ये नॉट अर्जेंट है गॉसिप जो है ना। ठीक है, क्योंकि अगर आपने गॉसिप अभी नहीं की तो आप कल भी कर सकते हैं, आप परसों भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये नॉट अर्जेंट है। ठीक है, यानी कि बातें करना, गीबत करना, ये नॉट अर्जेंट है। एक्सरसाइज, एक्सरसाइज करना अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? अच्छा, राहिल साहब ने कहा कि एक्सरसाइज जो है वो अर्जेंट है, लेकिन क्या मैंने अभी एक्सरसाइज नहीं की तो क्या मैं कल नहीं कर सकता? हाँ, अभी आप जो है ना उसमें कंडीशन ना लगाएं कि मोमेंटम उसका हमारा ब्रेक होगा, वो तो है। लेकिन एक्सरसाइज, डूइंग द एक्सरसाइज, अगर मैं अभी नहीं कर सका तो मैं बाद में उसको कर सकता हूँ, तो लिहाजा एक्सरसाइज जो है ये नॉट अर्जेंट कहलाएगी। देखिए, किसी भी एज के अंदर हो, अगर आप एक्सरसाइज अगर आपने आपने अभी नहीं की, ठीक है, तो आप बाद में कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपकी उम्र जो 40 साल है या 45 साल है या 50 साल है, ठीक है, अर्जेंट आपने अभी नहीं की, आप बाद में कर लेंगे। ठीक है, ये नॉट अर्जेंट है। ठीक है, एक्सरसाइज आपने अभी नहीं की, आप 1 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 1 घंटे बाद नहीं करी आपने तो आप 1 दिन के बाद भी कर सकते हैं। ठीक है। हाँ, अब आप ये बोले कि डेली एक्सरसाइज, ठीक है, तो वो आज के दिन जो अर्जेंट हो जाएगी, अगर आप इसको आर्टिकुलेट करें डेली एक्सरसाइज के से। ठीक है, तो इस तरह से फिर वो चेंज होगा। ठीक है। अच्छा, फराज साहब कहते हैं कि ऑल आर नॉट अर्जेंट, लेकिन लाइव मैच जो ना ये अर्जेंट है। ठीक है, क्योंकि ये लाइव है, ये लाइव अगर गुजर गया तो आपको लाइव ये वाला मैच नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए हमने कहा कि ये अर्जेंट है, फिर आपको रिकॉर्डेड मिलेगा। तो ये डिपेंड करता है कि आप अपनी एक्टिविटी को आर्टिकुलेट कैसे कर रहे हैं, लिख कैसे रहे हैं। ठीक है, अगर हम कहें कि वॉचिंग अ क्रिकेट मैच, एक क्रिकेट मैच को देखना, तो फिर जो है ना ये नॉट अर्जेंट हो जाएगा, क्योंकि ये आपने इसमें लाइव की शर्त नहीं लगाई। अच्छा, सीइंग अ पर्टिकुलर कार कमिंग फ्रॉम द ऑपोजिट साइड ऑन अ डिवाइडेड हाईवे, आप हाईवे पे ड्राइव कर रहे हैं, सामने से एक कार आ रही है, उस कार को देखना। उस कार को देखना जो है वो ये अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? आप अर्जेंट है। ठीक है, अगर अभी नहीं देखा तो वो कार गुजर जाएगी, आप दोबारा नहीं देख सकते। बिल्कुल, ये बात क्लियर हो गई है। अच्छा, ड्रिंकिंग पेप्सी या कोका कोला, ये अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? पेप्सी पीना अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? अभी नहीं पी तो कल पी लेंगे, कल नहीं पी तो परसों पी लेंगे, परसों नहीं पी तो 1 हफ्ते बाद पी लेंगे। तो पेप्सी या कोक या कोई और ड्रिंक को पीना नॉट अर्जेंट है। अच्छा, हगिंग योर चाइल्ड, बच्चे को हग करना, गले लगाना, ये अच्छा, नबी मैंने कहा है कि इसको टाइम से, हाँ देखें, एक बात जो ना हम यहाँ पे देखें कि अर्जेंट वो कब होगा, जितनी देर में वो काम किया जाता है ना, उतनी देर में अगर आप नहीं कर सके तो फिर वो अर्जेंट हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, हगिंग योर चाइल्ड, हगिंग योर चाइल्ड आपके हिसाब से अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? बच्चे को गले लगाना अर्जेंट है या नॉट अर्जेंट है? राइस साहब ने कहा ये अर्जेंट है।
फरहान सिद्दीकी साहब ने कहा ये नॉट अर्जेंट है, बाद में भी गले लगा सकते हैं। अच्छा देखें, ये जो है ना, ये डिपेंड करता है, इसलिए हमने इसमें दोनों रखे हैं। फर्ज करें कि बच्चा अभी जो है वो कोई बहुत सिग्निफिकेंस परफॉर्मेंस कर कर आया है, ठीक है, और भागता हुआ जो है वो कोई प्राइज लेके आपके पास आ रहा है, तो इस वक्त उसको गले लगाना जो है वो अर्जेंट होगा, क्योंकि ये मौका दोबारा नहीं होगा, ये गुजर जाएगा, ठीक है। और नॉर्मली सिर्फ बच्चे को गले लगाना तो अभी नहीं लगा, तो आप कल भी लगा सकते हैं, तो ये जो है वो नॉट अर्जेंट हो जाएगा। तो हमने इसमें दोनों बातें कर ली हैं। अच्छा, गोइंग टू अ सेल विच इज एंडिंग टुडे, एक सेल में जाना, एक सेल में जो कि आज खत्म हो रही है, ये अर्जेंट है, ये बिल्कुल एहसन ने कहा अर्जेंट है, माजिद ने कहा अर्जेंट है, राहिल साहब ने कहा ये अर्जेंट है, बिल्कुल ये अर्जेंट है। इस सेल में अगर आप नहीं गए तो ये सेल, ये वाली सेल खत्म हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, अब ये बताएं, ये हमारे सामने जो है वो अर्जेंट वाला वही ग्रिड है, हमने इसको अब थोड़ा सा और एक्सपैंड कर दिया है कि अब ये बताएं कि स्लीपिंग, हमने ये देखा कि अर्जेंट तो नहीं है, तो क्या इंपॉर्टेंट है? अच्छा, ये अर्जेंट नहीं है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, तो ये किस क्वाड्रेंट में आएगी? क्वाड्रेंट बताइए। अर्जेंट इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, Q2 में आएगी, अब्दुल राफे ने कहा, बिल्कुल करेक्ट। अच्छा, इसके बाद आ जाए, क्रिकेट मैच देखना लाइव अर्जेंट तो है, क्या ये इंपॉर्टेंट भी है? लाइव क्रिकेट मैच देखना इंपॉर्टेंट है। आ, आगे ना जाए, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है ना, ताकि बात जो है वो सबको क्लियर हो जाए। तो अब ये बताएं कि लाइव क्रिकेट मैच देखना इंपॉर्टेंट है या नॉट इंपॉर्टेंट है? नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसका क्वाड्रेंट कौन सा होगा? अर्जेंट है और इंपॉर्टेंट नहीं है। Q3 क्वाड्रेंट आएगा इसका, बिल्कुल सही है। अब आगे चलते हैं, गॉसिप जो है वो अर्जेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट है? जी माजिद साहब, हमारा इरादा तो था इसको 5:30 पे फिनिश करने का, लेकिन ये ऐसा महसूस नहीं हो रहा। अगर आप लोगों को नमाज पढ़नी है तो हम एक छोटा सा ब्रेक कर सकते हैं। अब अक्सर लोग बता दें, और उसके बाद 5:30 के बाद जो लोग जाना चाहें तो वो जा भी सकते हैं, हमको हम बाद में जो है आगे कंटिन्यू कर सकते हैं इसको। अच्छा देखिए, गॉसिप जो है वो नॉट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से, क्योंकि ये नॉट इंपॉर्टेंट भी है और नॉट अर्जेंट है, इसलिए ये Q4 की एक्टिविटी है। अच्छा, एक्सरसाइज जो है नॉट अर्जेंट है, क्या ये इंपॉर्टेंट है? जी, ये एक्सरसाइज जो है इंपॉर्टेंट है, और इस वजह से इसका जो क्वाड्रेंट आएगा वो Q2 आएगा, बिल्कुल सही कहा आपने हसन। अच्छा, एक कार जो सामने से चलती हुई आ रही है उसको देखना अर्जेंट तो है, क्या इंपॉर्टेंट भी है? इंपॉर्टेंट क्यों है? उस कार को देखना आपको कौन सा विजन के करीब करेगा? देखें, ये डिवाइड हाईवे पे कार आ रही है, यानी ये खामा खा का जो हम देखना होता है ना, किसी कोई गाड़ी उधर ही देख रहे हैं उसको, ये वो देखना है, ठीक है। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इसको देखें ना देखें कोई फर्क नहीं पड़ता आपको। तो ये नॉट इंपॉर्टेंट है, इस वजह से जो इसका क्वाड्रेंट होगा वो Q3 होगा, ठीक है। अच्छा, इसके बाद बताएं कि पेप्सी या कोका कोला को पीना, ठीक है, ये अर्जेंट नहीं है, क्या इंपॉर्टेंट भी है? क्या ये आपको आपके हेल्थ के विजन से करीब? ये नॉट इंपॉर्टेंट है। अब्दुल राफे ने कहा कि पेप्सी को पीना नॉट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, पेप्सी आपको आपके स्ट्रेटेजिक हेल्थ के विजन से दूर कर देगा, ठीक है, लिहाजा ये नॉट इंपॉर्टेंट है, ये Q4 की एक्टिविटी है, ठीक है। हगिंग योर चाइल्ड जो है वो अर्जेंट है भी या नहीं भी, क्या ये इंपॉर्टेंट है?
जी हाँ, ये आपको आपके बच्चे से करीब का करेगा रिलेशनशिप में और बॉन्डिंग में, तो हम ये कहा ये इंपॉर्टेंट है और इस लिहाज से ये दो क्वाड्रेंट्स में लाई करेगा। अगर ये अर्जेंट है तो ये Q1 में लाई करेगा और अगर ये नॉट अर्जेंट है तो ये Q2 में लाई करेगा। गोइंग टू अ सेल विच इज एंडिंग टुडे, ठीक है, एक सेल जो कि आज खत्म हो रही है। इस ये अर्जेंट तो है लेकिन ये इंपॉर्टेंट डिपेंड करता है, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती। हो सकता है कि आपको कोई ऐसी चीज खरीदनी हो जो कि सेल पर आ गई, आपको पहले खरीदनी थी ऑलरेडी और वो आपकी लिस्ट में मौजूद थी, वो उसकी आपको जरूरत थी और वो चीज सेल में आ गई, तो अब उसको उस सेल में जाना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन अगर आप सिर्फ विंडो शॉपिंग करने या घूमने फिरने के लिए जा रहे हैं उस सेल के अंदर, ठीक है, बगैर किसी काम के, तो वो जाना नॉट इम्पोर्टेंट होगा। इस लिहाज से ये Q1 में भी फॉल कर सकता है और Q3 में भी फॉल कर सकता है, ठीक है। तो हमने ये देखा कि किस तरह से हम किसी एक्टिविटी को फॉल करते हैं किसी पर्टिकुलर क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक है। तो अब ये क्वाड्रेंट का सिस्टम हमारे पास सामने आ गया है, ठीक है। ऐसी एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, हम ये कहते हैं कि ये एक्टिविटीज Q1 एक्टिविटीज कहलाती हैं, ठीक है। अब हम अपने इस फ्रेमवर्क को समेटेंगे, ठीक है। तो वो एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट भी हैं और अर्जेंट भी हैं, हम ये कहते हैं कि वो Q1 एक्टिविटीज कहलाती हैं। वो एक्टिविटीज जो कि इंपॉर्टेंट तो हैं लेकिन अर्जेंट नहीं है, हम ये कहते हैं कि वो Q2 एक्टिविटीज कहलाती हैं। ऐसी एक्टिविटीज जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है, हम ये कहते हैं कि वो Q3 एक्टिविटीज हैं। और ऐसी एक्टिविटीज जो कि ना तो इम्पोर्टेंट है और ना अर्जेंट है, हम ये कहते हैं कि वो Q4 एक्टिविटी है। अच्छा, ये बताएं कि अपने गुनाहों से तौबा करना, ठीक है, गुनाहों की माफी मांगना, ये एक्टिविटी अर्जेंट है या नहीं है? ये अर्जेंट क्यों है राहिल साहब? अर्जेंट क्यों है? अच्छा, राइट साहब ने कहा क्या पता हम हो ना हो, यानी कि हो सकता है कि हमारी डेथ हो जाए, ठीक है, और हम इसमें ना रहें। तो आपने ये देखा कि हमने जब अर्जेंट को हमने डिफाइन किया था ना, तो हमने ये कहा था कि ऐसे काम जो कि आप अभी करें तो बाद में नहीं कर सकते, प्रोवाइडेड दैट यू आर अलाइव। हमने डेथ का उसके अंदर से ना हमने कंस्ट्रेंट निकाल दिया, ठीक है। हमने डेथ का कंस्टेंट उसमें निकाल दिया, तो अब आप बताएं कि डेथ का कंस्टेंट निकाल दिया तो क्या अभी तौबा नहीं की तो बाद में कर सकते हैं? आप इसको डेफिनेशन के हिसाब से देखें, आप इसको इमोशनली ना देखें। अभी ये फ्रेमवर्क आपको खुद उस तरफ लेके जाएगा। आप ये बताएं कि फ्रेमवर्क के हिसाब से, आप ये बताएं कि फ्रेमवर्क के हिसाब से, तौसीफ भाई आपको म्यूट नहीं किया, सारे म्यूट हैं। आप सिर्फ चैट पर जो है बात कर सकते हैं जिस तरह अभी कर रहे हैं, ठीक है। देखें आप, फ्रेमवर्क के हिसाब से गुनाहों की माफी मांगना ये नॉट अर्जेंट है। आपने अगर अभी नहीं किया तो आप इस काम को बाद में कर सकते हैं, ठीक है। ये फ्रेमवर्क आपके सामने आ गया। अब ये बताएं कि अगर एक Q1 एक्टिविटी हमारे सामने आ जाए, ठीक है, कोई Q1 का काम हमारे सामने आ जाए, तो हमें क्या करना चाहिए? कोई Q1 का काम आपके सामने आ गया तो क्या करना चाहिए? डू इट राइट अवे। ऐसे काम को कर लेना चाहिए, इमीडिएटली कर लें ऐसे काम को जो Q1 आ गया, ठीक है। तो हम इसको कहते हैं डू इट, ठीक है। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर एक काम Q1, दो Q1 एक साथ आ जाए, Q1 वर्सेस Q1, तो क्या करना चाहिए? देखिए Q1 का जो काम है ना वो अर्जेंट है, ठीक है।
अगर आपने नहीं किया तो आप दोबारा नहीं कर सकते। और ये काम जो है इंपॉर्टेंट भी है, यानी ये आपको आपके विजन से करीब भी करेगा। इसलिए Q1 का जो काम है ये आपने फौरन करना है, ठीक है, ये आपको फौरन करना पड़ेगा। अगर दो Q1 एक साथ आ गए तो आप इंपॉर्टेंस की बुनियाद पे इनको प्रायोरिटाइज करेंगे, ठीक है। आप ये देखेंगे कि इनमें से कौन सा काम ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी कौन सा काम आपको आपके विजन से ज्यादा करीब कर रहा है, ठीक है। या आप ये देखेंगे कि किस काम को ड्रॉप करने की कॉन्सिक्वेंसेज जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो उस बेसिस पर आप Q1 जो है अपनी एक Q1 को चूज करेंगे, और किसी और Q1 को या तो आप डेलीगेट करेंगे या ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अगर आपके पास डेलीगेशन का कोई ऑप्शन मौजूद है तो आप डेलीगेट करेंगे या उसको ड्रॉप करेंगे, ठीक है। तो ये Q1 और दो Q1 अगर आ जाए तो उसके बारे में ये है, ठीक है। अच्छा, अब एक बात बताएं कि अगर आपके पास एक Q1 आ जाए और दूसरा Q2 आ जाए तो क्या करेंगे? Q1 वर्सेस Q2। देखिए, Q2 वो काम है जो कि इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट नहीं है। देखिए, अगर दो काम ऐसे आपके पास आ गए, इसमें से एक काम Q1 है और दूसरा काम Q2 है, ठीक है, तो हम यहाँ पे राइट अवे Q1 का काम नहीं करेंगे। लोग गलती ये करते हैं कि लोग अपनी अपनी प्रायोरिटीज को अर्जेंसी से निकालते हैं। हम एक बीमारी के शिकार हैं जिसको कहते हैं अर्जेंसी सिंड्रोम। हर काम जल्दी जल्दी करना, भाग दौड़ में और गिरते पड़ते करने के कामों को करने के हम आदी हैं। इसीलिए हम क्या करेंगे, हम Q1 कर जाएंगे, और ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे अगर हम उस Q1 को करेंगे तो। देखें, Q1 जो है इंपॉर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है, और Q2 जो है वो इंपॉर्टेंट है और अर्जेंट नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पर रुककर एक एनालिसिस करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर रुककर एक एनालिसिस करेंगे, वो ये देखेंगे कि अगर जितनी देर में मैं Q1 को करूंगा उतनी देर में अगर Q2 Q1 बन गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। उस बुनियाद पर मैं फैसला करूंगा कि Q1 करें या Q2 करें। एक आदमी एक आदमी है, उसकी उसकी जो है वो सुबह में मीटिंग है, और एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग जो है उसकी तय हुई हुई है, ठीक है। वो सुबह में तैयार होता है और उसी वक्त उसके वालिद साहब उसको कहते हैं कि बेटा, मेरे लेफ्ट साइड पे हाथ में और चेस्ट पे कुछ पेन मुझे फील हो रहा है, ठीक है। तो जो पहला काम है मीटिंग को अटेंड करने का, वो एक Q1 की एक्टिविटी है, यानी कि वो इंपॉर्टेंट भी है, उसकी प्रोफेशनल विजन से करीब कर रहा है, और वो अर्जेंट भी है, ठीक है। जबकि वालिद साहब ने कहा कि मुझे कुछ कुछ पेन जो ना फील हो रहा है, तो आपने कहा कि ये तो एक Q2 की एक्टिविटी है, ठीक है, अभी कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं हुई है। हाँ, इंपॉर्टेंट तो है वालिद साहब को जो है वो डॉक्टर को दिखाना, लेकिन अभी कोई अर्जेंसी नहीं है, ठीक है। तो वो बंदा क्या करेगा कि हो सकता है कि वो Q1 को प्रेफर कर ले। उसको करना ये चाहिए कि जितनी देर में वो Q1 को परफॉर्म करेगा, वो ये एनालिसिस करे कि उतनी देर में अगर ये Q2 Q1 बन गया, यानी अगर खुदा ना खास्ता ये जो ये जो Q2 था, ठीक है, जो वालिद साहब के चेस्ट में पेन हो रहा था, इसमें ज्यादा गैस का पेन है या क्या है, ये अगर हार्ट अटैक में कन्वर्ट हो गया तो किसके कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे? इस Q2 के कॉन्सिक्वेंसेस ज्यादा होंगे। तो इस कंडीशन में वो क्या करे, वो Q1 को ना करे, वो Q1 को ड्रॉप करे और उस Q2 को करे, जो कि इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है। देखिए, अक्सर लोग, दुनिया के जो नाकाम लोग होते हैं लॉन्ग टर्म के अंदर, वो Q1 के अंदर जिंदगी गुजारते हैं, भाग दौड़ के अंदर रहते हैं हर वक्त, ठीक है। जो कामयाब लोग होते हैं उनकी सारी जिंदगी Q2 में गुजरती है। वो Q2 के अंदर क्या करते हैं कि कामों को अर्जेंट बनने से पहले पहले कर लेते हैं, ठीक है। नाकाम लोग अर्जेंट बनने के बाद करते हैं, कामयाब लोग अर्जेंट बनने से पहले पहले कामों को कर लेते हैं, ठीक है। तो इसीलिए आ, आ, जो है वो इसमें क्या होता है कि जो Q2 का जोन होता है, इसमें आपको कामयाब लोग यहाँ पर ऑपरेट करते हुए नजर आएंगे, ठीक है। अच्छा, अ, एक मिसाल और ले लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल। अच्छा, अब ये बताएं कि अगर एक Q4 का काम आ जाए, ठीक है, Q4 का, पहले Q4 को डील कर लेते हैं। अगर Q4 का कोई काम आ जाए तो उसको किस तरह से डील करेंगे? Q4 ये ना तो इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है। Q4 ना तो इंपॉर्टेंट है और ना अर्जेंट है।
तौसीफ भाई कह रहे हैं Q4 को इग्नोर करेंगे। देखिए Q4 ना तो आपको आपके विजन से करीब कर रहा है या आपको आपके विजन से दूर कर रहा है, ठीक है, और ये अर्जेंट भी नहीं है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, Q4 को आपने सिंपली ड्रॉप करना है, ठीक है। Q4 के वो काम होते हैं जो कि आपने सिंपली उन कामों को आपने ड्रॉप करना है। क्यों? अच्छा, अगर आप गौर करें तो आप ये देखें कि जितने दुनिया के शैतानी काम भी होते हैं ना, वो सारे Q4 में लाई करते हैं। सारे नॉट इम्पोर्टेंट काम, सारे फजूल काम, सारे शैतानी काम, ये Q4 में लाई करते हैं, जो कि ना तो इम्पोर्टेंट होते हैं और ना अर्जेंट होते हैं। तो इनको क्या करना होता है, आपने इनको सिंपली यू हैव टू ड्रॉप द Q4 एक्टिविटीज, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। तो Q1 क्लियर हो गया, Q1 को जस्ट डू इट। और अगर दो Q1 आ जाएं तो कॉन्सिक्वेंसेस को मेजर करेंगे। Q1 और Q2 आ जाएं तो हम ये देखेंगे कि किसमें इनमें से किसका आ, 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 जितनी देर में आप Q1 करेंगे उतनी देर में अगर Q2 Q1 बन गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। और Q4 पे हमने बात की कि Q4 को आपने सिंपली ड्रॉप करना है। अच्छा, दो मिसकॉन्सेप्शन होते हैं हमारे जहनों के अंदर, वो जरा देख लेते हैं। एक ये होता है कि हम ये समझते हैं कि इफ समथिंग इज नॉट अर्जेंट इट मींस इट इज नॉट नेसेसरी टू डू इट नाउ। ये एक बहुत गलत कॉन्सेप्ट है कि हम ये कहते हैं कोई चीज अगर अर्जेंट नहीं है तो अभी ना करें, नहीं, इसको आप अभी कर सकते हैं, आगे करना चाहिए। ये वही मिसाल है जो हमने दी थी अपने गुनाहों की माफी मांगने के बारे में कि वो नॉट अर्जेंट है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अभी ना करें उसको। ये लोग गलती करते हैं कि नॉट अर्जेंट पे फोकस नहीं करते। हमें नॉट अर्जेंट पे फोकस करना चाहिए ताकि वो अर्जेंट ना बने। तो गुनाहों की माफी है तो नॉट अर्जेंट, लेकिन कर लें अभी उसको अर्जेंट बनने से पहले पहले। इसी तरीके से दूसरा मिसकॉन्सेप्शन ये है कि वी मस्ट डू ऑल अर्जेंट एक्टिविटीज। हम ये समझते हैं कि सारे अर्जेंट काम हमें करने होते हैं, तो हमें सारे अर्जेंट काम भाई करने नहीं होते। हर अर्जेंट काम करने वाला नहीं होता। लाइव क्रिकेट मैच देखने वाला नहीं होता, हालांकि वो अर्जेंट है, ठीक है। सामने से गाड़ी चलती हुई आ रही जा रही है किसी हाईवे के ऊपर, उसको देखना अर्जेंट है, लेकिन ये काम करने वाला नहीं है। हर अर्जेंट काम करने वाला नहीं होता, हर जंग लड़ने वाली नहीं होती, ठीक है। तो हर अर्जेंट काम को हमें करना नहीं है, ठीक है। अच्छा, अब क्या होता है कि जब हमने यहाँ पर नोट किया कि कुछ काम ऐसे होते हैं जो कि बाज़ औक़ात Q2 और Q1 एक साथ आ जाए तो हमने डिस्कस किया कि आप क्या करेंगे, आप एक एनालिसिस करेंगे और आप ये देखेंगे कि Q1 जितनी देर में आप करेंगे उतनी देर में अगर Q2 Q1 बन गया तो कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। इस केस में होता क्या है कि जब कोई Q2 Q1 बनता है, ठीक है, तो आम तौर पर वो मल्टीपल Q1s में ब्रेक हो जाता है। वो एक Q1 नहीं बनता, वो बहुत सारे Q1 में ब्रेक होता है, ठीक है। अब क्या जैसे आपने क्या किया, बंदे ने क्या किया कि वालिद साहब ने कहा दर्द हो रहा है, उसने कहा मीटिंग है, मीटिंग Q1 है, वालिद साहब को जो पेन हो रहा है वो Q2 है, वो मीटिंग में चला गया, ठीक है। जब वो वालिद साहब का पेन जो Q2 था वो Q1 बना और फर्ज करें हार्ट अटैक हो गया, तो क्या होगा कि उसकी वाइफ जो है वो Q1 में आ जाएगी, ठीक है। भाग दौड़ मच जाएगी, उसकी वाइफ Q1 में आ जाएगी, ठीक है। वो क्या करेगी, अब वो आपको फोन करेगी, आप मीटिंग में बैठे हुए हैं, आपका फोन बंद है, वो पड़ोस से किसी को बुलाएंगी, ठीक है। और वो पड़ोस से किसी को बुलाएंगी, पड़ोसी जो है वो Q1 में आ जाएगा, ठीक है। वो पड़ोसी Q1 में आ जाएगा, वो अपनी गाड़ी निकालेगा, वो गाड़ी भगाता हुआ जाएगा, वो ड्राइवर Q1 में आ जाएगा, ठीक है। जब आप हॉस्पिटल पहुंचेंगे तो इमरजेंसी में जाएंगे, वो हॉस्पिटल वाला Q1 में आ जाएंगे। तो एक Q2 जो है वो बहुत सारे Q1s के अंदर ब्रेक हो जाएगा। तो जब कभी Q2 Q1 बनता है, जब कभी Q2 Q1 बनता है तो जनरली ऐसा होता है कि वो Q2 बहुत सारे Q1s में ब्रेक होता है, वो एक में ब्रेक नहीं होता, ठीक है। मसलन आप देखें, गाड़ी की जो 5,000 किलोमीटर की सर्विस होती है ना, ठीक है, इससे बाद लोग इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, लेकिन ये आपकी गाड़ी को Q2 जोन में लगती है, ठीक है। अब फर्ज करें आपकी गाड़ी के अंदर से फैन बेल्ट की आवाज आ रही थी, ठीक है, काफी अरसे से आ रही थी, आप इसको इग्नोर करते गए करते गए। अभी अगर आप उसको ठीक करवा लेते तो उसको ठीक करवाना एक Q2 एक्टिविटी था। अच्छा देखें, यहाँ पर हमारा 5:30 का टाइम जो है वो पूरा हो चुका है, ठीक है, लेकिन हमारी बातें कुछ अभी बाकी हैं। तो हम कमिटमेंट के मुताबिक जो है मैं आपसे ये कहूंगा कि आप में से जो जाना चाहें वो जा सकते हैं, इसमें कोई जो है ना वैसी बात नहीं है।
ठीक है, उनको हम किसी और तरीके से बाद में जो रिमेनिंग कॉन्सेप्ट है वो अकोमोडेट कर देंगे, और अगर आप रहना चाहें तो रहें, ताकि हम अपनी बात जो है पूरी कर लें। Q2, आपकी गाड़ी में से हम ये बात कर रहे थे कि आपकी गाड़ी में से फैन बेल्ट की आवाज आ रही थी, आपकी गाड़ी को आप ठीक करवा सकते थे, वो Q2 में थी, लेकिन आपने नहीं कराया। अब आप मीटिंग में जा रहे हैं और जाते जाते बीच रोड पर आपकी गाड़ी की बेल्ट टूट गई, ठीक है। जब आपकी गाड़ी की बेल्ट टूट गई तो ये Q1 बन गया, आप Q1 जोन में एंटर हो गए, ठीक है। जब आप Q1 जोन में एंटर होंगे तो एक Q1 नहीं बनेगा, पहले आपकी गाड़ी की बेल्ट टूटी, आप Q1 में आए, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो फौरन ऑफिस में फोन किया कि भाई मैं तो आ रहा था और जो है वो गाड़ी की बेल्ट टूट गई है, मैं 15 मिनट आधे घंटे लेट हो जाऊंगा, ठीक है। तो आपने ऑफिस वालों को Q1 में लेकर आए। उसके बाद आपने क्या किया कि जो आपके पीछे ट्रैफिक लग गया सुबह के वक्त, वो सारा डिस्टर्ब हुआ, वो लोग Q1 में आ गए, वो आपको घूर घूर के देखने लगे। उसके बाद आपने किस तरह से जो है वो गाड़ी को साइड में लगाया, ठीक है, और आपने वहां से कोई रक्षा वगैरह पकड़ा और आप ऑफिस के लिए निकले। अब गाड़ी को जो है वो वहां छोड़ना भी एक रिस्क था, ठीक है। तो आपने क्या किया, आपने अपने एक दोस्त को फोन किया और उसको बोला कि जाओ और जाके मेरी गाड़ी को वहां से मूव करो। तो वो दोस्त Q1 में आ गया, ठीक है। दोस्त जब घर जाने लगा तो आपको याद आया कि बेगम साहिबा तो जो है वो मैके गई हैं। तो आपने बेगम को फोन किया कि जो है घर की गाड़ी जो है, गाड़ी की चाबी घर पे है, तुम घर जाओ और जो है चाबी दो। तो बेगम Q1 में आ गई। उसके बाद से वो दोस्त आपके घर पहुंचा और उसने आपसे चाबी ली और चाबी लेकर वो मैकेनिक के पास गया, उसको लेकर आया पकड़ के, मैकेनिक Q1 में आ गया। तो आप देखें कि आपने एक Q2 को इग्नोर किया तो आप कितने सारे Q1 में आपने जनरेट कर दिए, ठीक है। तो जो Q2 जोन में रहने वाले लोग होते हैं वो अर्जेंट बनने से पहले पहले उस काम को कर लेते हैं। तो जिस वक्त वो देखेंगे कि गाड़ी की बेल्ट में से आवाज आनी शुरू हुई, वो उसको Q1 बनने से पहले पहले सॉल्व कर जाएंगे। दांत में दर्द हो रहा था, ठीक है, आप चले जाते, आप जो है वो बस पेन किलर का करके चलाते रहे चलाते रहे चलाते रहे, एक हफ्ता गुजरा, 2 हफ्ता गुजरा, ठीक है, एक हफ्ता गुजर गया, 2 हफ्ता गुजर गया और महीना गुजर गया। उसके बाद जब वो दर्द काफी बढ़ा तो आप गए डेंटिस्ट के पास और डेंटिस्ट ने कहा कि अगर आप 2 हफ्ते पहले आ जाते तो इसका इलाज हो जाता, लेकिन अब जो है वो कोई चारा नहीं है। अब कोई चारा मत नहीं है, आपका दांत निकालना पड़ेगा। आपने जो है वो आप Q2 से Q1 जोन के अंदर एंटर हो गए हैं। अच्छा, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि शायद 15 मिनट जो है वो और लगेंगे मजीद, ठीक है। तो कुछ लोग पूछ रहे हैं कितना टाइम बाकी है, तो 15 मिनट लगेंगे तकरीबन अंदाजन, ठीक है। तो अगर आप चाहें तो स्टे कर सकते हैं, और कोई अगर कमिटमेंट है तो आप जो है वो जा सकते हैं, इसको हम बाद में भी जो है वो आपको अकोमोडेट कर लेंगे। तो जो लोग रहना चाहें वो रहें, कोई इसमें ऐसी बात नहीं है, ठीक है। तो हमने ये बात की कि एक Q2 जो है वो बहुत सारे Q1 के अंदर ब्रेक होता है। तो जो कामयाब लोग होते हैं वो Q2 जिंदगी गुजारते हैं, ठीक है। इसलिए आप देखेंगे, आप बड़े बड़े उलमा कराम के पास जाएं, आप उनके पास बैठे, आपको वो सुकून में नजर आएंगे, ठीक है। उनके अंदर सुकून होगा, भाग दौड़ नहीं होगी, ठीक है, और हर चीज उनकी प्लान होगी पहले से प्रॉपरली। अच्छा, अब ये एक हमारे पास एक एक्सरसाइज है। आपकी कंपनी ने आपको कहा कि एक रिपोर्ट आपने बनानी है जो कि आपने 25 तारीख को सबमिट करनी है, और आपने ये अंदाजा लगाया कि इस रिपोर्ट को बनाने में आपको 2 दिन दरकार हैं, ठीक है। इस रिपोर्ट को बनाने में 2 दिन दरकार हैं। तो आप क्या कर सकते हैं कि जून 12 तारीख को ये रिपोर्ट जो है वो Q2 जोन में होगी, ठीक है। क्योंकि अभी आपके पास काफी टाइम मौजूद है इसको करने के लिए, आप इसको यहाँ पर कर सकते हैं। जून 15-12 को ये रिपोर्ट Q2 जोन के अंदर है, 15 तारीख को भी ये रिपोर्ट Q2 जोन में रहेगी। आप चाहें तो यहाँ पर इसको कर लें, इंपॉर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। 18 तारीख को भी ये रिपोर्ट Q2 जोन में रहेगी, आप Q2 जोन में ऑपरेट कर रहे होंगे, आप इसको चाहें तो कर लें आराम से। 22 जून को भी आप Q2 जोन में ऑपरेट कर रहे होंगे, आप चाहें तो 22 तारीख को इस रिपोर्ट को बना सकते हैं। लेकिन जैसे ही 23 तारीख की सुबह शुरू होगी ये रिपोर्ट Q1 जोन में एंटर हो जाएगी, आप Q1 जोन में एंटर हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि अब इस रिपोर्ट को बनाने के लिए 2 दिन चाहिए और 2 दिन ही बाकी रह गए हैं। इसलिए 23 तारीख की सुबह ये जो रिपोर्ट है ये Q1 जोन में एंटर हो जाएगी, और अब आप इसको आपके पास कोई चारा नहीं है, आपको इसको करना ही पड़ेगा,
ठीक है। तो आप क्या करते हैं, आप चाहते तो इस रिपोर्ट को कर सकते थे 12 तारीख को, आपने नहीं की, 15 को कर लेते, 18 को कर लेते, इस सारे जोन के अंदर आप Q1 Q2 में ऑपरेट कर रहे थे, लेकिन आपने नहीं किया। इस वजह से ये आप इसको Q1 जोन में ले गए। अच्छा, जब Q1 का जोन होता है ना, जो Q1 का जोन होता है, ये Q1 का जो जोन होता है, ये लो क्वालिटी और हाई स्ट्रेस का जोन होता है। जो Q1 के अंदर जब ऑपरेट करते हैं तो आप जो है बस काम चलाऊ काम करते हैं, तो ये लो क्वालिटी का और हाई स्ट्रेस का जोन होता है। और जो Q2 का जोन होता है, ये हाई क्वालिटी और लो स्ट्रेस का जोन होता है। इसीलिए जो लोग Q1 Q2 में काम करते हैं, उनके काम में क्वालिटी होती है और उनकी जिंदगी में सुकून होता है। जो लोग Q1 में काम करते हैं, उनके कामों में क्वालिटी नहीं होती और सुकून भी नहीं होता, वो भाग दौड़ में रहते हैं। इसीलिए क्योंकि Q2 का जो जोन है वो लो स्ट्रेस और हाई क्वालिटी का जोन है, और जो Q1 का जोन है वो लो क्वालिटी और हाई स्ट्रेस का जोन है। अच्छा, अब ये बताएं, ये सोचें कि लोग आमतौर पर Q4 में क्यों जाते हैं। ठीक है, ये बात भी सोचने की है कि लोग Q4 में क्यों जाते हैं। तो उसका जवाब ये है, लोग Q4 में इसलिए आते हैं क्योंकि जब वो सारा दिन अपना Q1 में गुजारते हैं, जब वो सारा दिन अपना Q1 में गुजारते हैं, तो Q1 में सारा दिन गुजार लेने के बाद उनका स्ट्रेस लेवल इतना हाई होता है कि उसको ड्रॉप करने के लिए वो Q4 के जोन में एंटर होते हैं। फिर वो टीवी लगाते हैं और वो फिल्म देखते हैं या और कोई इस तरह से काम करते हैं। जो लोग Q2 के जोन में ऑपरेट करते हैं, उनको Q4 में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए बिल गेट्स जो है वो टीवी नहीं देखता। ठीक है ना। तो Q4 के अंदर जो है उसलिए जाते हैं हम। तो अगर Q2 में हम ऑपरेट करेंगे तो Q4 के अंदर हमें जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, और हम अपनी इंजॉयमेंट जो है वो Q2 के अंदर तलाश करें, Q4 में इंजॉयमेंट को तलाश ना करें। Q2 में करेंगे तो उसका दुनिया आखिर में फायदा होगा। अच्छा, किसी भी इंसान की जिंदगी में कोई भी शख्स जितने ज्यादा घंटे अपने Q2 में गुजारता है, उतने ज्यादा उसके कामयाब होने के इम्कानात ज्यादा होते हैं। वॉरेन बफेट आई थिंक 500 पेजेस अ डे जो रीड करता है, किताबों बुक रीडिंग करता है। ठीक है, जितने भी कामयाब लोग हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, चाहे वो किसी भी फील्ड के हों, आप ये देखेंगे कि उनकी उनके अंदर कुछ बातें कॉमन होती हैं। वो बुक रीडिंग करते हैं। ठीक है, ये Q2 एक्टिविटी है। ठीक है, तो जो शख्स जितने ज्यादा घंटे Q2 में गुजारता है, उसके सक्सेस के इम्कानात उतने ज्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, कुछ Q2 एक्टिविटीज जो है, अच्छा होता क्या है कि जब हम कहीं पर जाएं, फॉर एग्जाम्पल आप किसी डॉक्टर के पास गए और वेटिंग रूम में बैठे हुए हैं, ठीक है, या कहीं किसी और जगह पर हैं, तो आपके पास Q2 एक्टिविटी रेडी होनी चाहिए। अगर आपके पास Q2 एक्टिविटी रेडी होगी तो आप उसको कर सकते हैं। अब Q2 एक्टिविटी क्या है, कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, या आप खुद कोई भी ये चूज कर सकते हैं। कुरान पाक की तिलावत, आप अपने साथ कोई पॉकेट कुरान रख सकते हैं, या कोई आपके मोबाइल के अंदर जो है वो कुरान रख सकते हैं, आप उसको रीड कर सकते हैं जिस टाइम पर आपके पास कोई एक्टिविटी करने के लिए नहीं है। आप कोई किताब अपने साथ रख सकते हैं, और आप जिस वक्त कहीं पर वेट कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, तो आप बुक रीडिंग कर सकते हैं। ये एक Q2 एक्टिविटी है। इसी तरीके से आपको अपने रिलेटिव से कनेक्ट करना है, आपको फोन कॉल करनी होती हैं। आप किसी वेटिंग के टाइम पर, किसी फ्री टाइम पर जो है वो लोगों को कॉल कर सकते हैं। ये Q2 एक्टिविटी है। और इस तरीके से आप अपने साथ अपना प्लानर अपने साथ रखें और अपनी लाइफ को प्लान कर सकते हैं अपने फारिग औकात में। ये भी एक Q2 एक्टिविटी है। इस तरीके से जो है वो आप कई Q2 एक्टिविटीज को कनेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास घंटे जो है वो लिमिटेड है, 24 घंटे हमारे पास लिमिटेड है। और इन घंटों के अंदर हम क्योंकि सारे के सारे काम जो है वो नहीं कर पाते, तो आप क्या करें कि आप Q2 एक्टिविटीज को कनेक्ट कर लें। तो फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पर कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हैं। जैसे आप जॉगिंग और लिसनिंग टू सम हेल्दी कंटेंट, आप जॉगिंग कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, और साथ में आप कोई बयान, कोई ऑडियो बुक आप सुन सकते हैं। तो ये दो Q2 एक्टिविटीज हैं अलग अलग, इन दोनों को आपने कनेक्ट कर लिया एक साथ। इसी तरीके से आप ड्राइविंग के साथ भी जो है वो किसी Q2 एक्टिविटी को कनेक्ट कर सकते हैं। कोई वर्कशॉप आप सुन सकते हैं और ड्राइव कर सकते हैं। इसी तरीके से डिफरेंट Q2 आप अपनी लाइफ पर आप नजर डालें, आप देखें कि कौन कौन सी Q2 एक्टिविटीज हैं जिन्हें आप आपस में कनेक्ट करके एक साथ भी कर सकते हैं। तो कोशिश करें कि Q2 के जोन के अंदर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त गुजारें।
अच्छा, Q3 को आपने कैसे हैंडल करना है? Q3 को आपने ऐसे हैंडल करना है, Q3 जो कौन से काम होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन अर्जेंट है। ये वो काम होते हैं जो अचानक कहीं से आ जाते हैं, ठीक है? जो अचानक कहीं से आ जाते हैं, इनको हम कहते हैं Q3 एक्टिविटीज। आपने क्या करना है, इन पर आपने फिल्टर लगाना है। इन पर आपने फिल्टर लगाना है, उस फिल्टर से ये खत्म तो नहीं होंगे लेकिन ये कम हो जाएंगे, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे व्हाट्सएप के ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स के अंदर जो नोटिफिकेशन होती है, उस नोटिफिकेशन को आप फिल्टर कर सकते हैं, यानी बंद कर सकते हैं नोटिफिकेशन को। तो उससे क्या होगा कि आपका जो मैसेजेस हैं ये आपके प्रॉम्प्ट होना बंद हो जाएंगे, ठीक है? तो ये एक फिल्टर है। इसी तरीके से फोन पर जो CLI होता है, जो नाम और नंबर आ रहा होता है, ये भी एक फिल्टर है, ठीक है? ये फिल्टर आपको ये बताता है कि आपने कौन सी कॉल को पिक करना है, कौन सी कॉल को आपने ड्रॉप करना है। हर कॉल पिक करने वाली नहीं होती, हर जंग लड़ने वाली नहीं होती। तो यहाँ से आप एक फिल्टर लगा सकते हैं। एक दफा मुझे याद है अच्छे तरीके से, हम ट्रेवल करने वाले थे, आधा घंटा बाकी था, 1 घंटा बाकी था, और उस टाइम पर पैकिंग कर रहे थे और तैयारी कर रहे थे कि एक फैमिली उसी वक्त जो है वो जानती थी कि हम अब जब भी ट्रेवल करने वाले हैं, वो मिलने के लिए हमारे घर पर आ गए। वो मिलने के लिए हमारे घर पर आ गए, तो जाहिर सी बात है कि अब मेरा तो सारा फ्रेमवर्क जो है वो सारा प्लान जो है वो मुझे चौपट होता हुआ नजर आ रहा था कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है और अब मेहमान घर पर आ गए हैं, अब क्या करें? तो मैंने फौरन एक फिल्टर जो है इंट्रोड्यूस किया और मैंने कहा कि शुक्र है, आप बहुत अच्छी बात है कि आप इस वक्त मेरे घर पर आ गए, मैं इस वक्त बहुत जल्दी में था, पैकिंग कर रहा हूँ, आप मेरी पैकिंग में हेल्प कर सकते हैं। तो उससे उनको आइडिया हो गया कि अभी उनको मुझसे जो है वो मेहमान नवाजी एक्सपेक्ट नहीं करनी चाहिए कि मैं उनके लिए उनकी खाने पीने का इंतजाम करूंगा, क्योंकि इस वक्त जो है वो मेरे लिए ट्रैवल करना इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो उस वक्त मैंने एक Q3 का फिल्टर जो है इंट्रोड्यूस किया। तो Q3 की सिचुएशन में क्या होता है कि आप फिल्टर लगाएं और इनको कम करें, ठीक है? तो ये कम हो जाते हैं। इस तरीके से क्या होता है, जब हम आगे चलेंगे तो आप देखेंगे कि जो Q1 होते हैं, अच्छा, जो Q1 होते हैं ये दो तरह के होते हैं। एक होते हैं इंटरनल Q1s। इंटरनल Q1s वो होते हैं जो हमारी अपनी वजह से आते हैं, ठीक है? अच्छा, बाज़ औक़ात क्या होता है, हम इंटरनल Q1s को एक्सटर्नल समझ रहे होते हैं लेकिन वो होते इंटरनल हैं, ठीक है? फॉर एग्जांपल गाड़ी की बेल्ट का टूट जाना, हम कहेंगे गाड़ी खराब हो गई, मुझे मेरे साथ ही ऐसा होना था। तो होना होना था क्योंकि आपने गाड़ी को टाइम पर मेंटेनेंस उसको प्रोवाइड नहीं की, तो गाड़ी की बेल्ट का टूट जाना ये एक इंटरनल Q1 है, या आपकी अपनी वजह से हुआ है, ये एक एक्सटर्नल Q1 नहीं है। इसी तरीके से आपकी दांत का निकल जाना ये इंटरनल Q1 है, ये एक्सटर्नल नहीं है। क्योंकि ये Q2 एक्टिविटी थी, आपने इसको इग्नोर किया या डिले किया तो ये Q1 बनी है। तो ये एक इंटरनल Q1 है। तो ऐसा बहुत कम होता है, आप गौर करें तो जितनी भी Q1s आपके साथ आ रहे होते हैं ये सारे इंटरनल होते हैं, ये एक्सटर्नल नहीं होते, ठीक है? एक्सटर्नल Q1 जो है वो बहुत रेयरली जो है कभी प्रोड्यूस होते हैं। आपकी फ्लाइट थी, आप 2 घंटे पहले पहुंच भी गए, आपने जो टाइम पर चेक इन भी आपका सामान भी पूरा था, आपकी तैयारी भी पूरी थी, लेकिन उसके बावजूद वहां पर फ्लाइट डिले हो गई, ये एक एक्सटर्नल Q1 हो सकता है, ठीक है? लेकिन जो अक्सर Q1 होते हैं वो इंटरनल ही होते हैं। रास्ते में आपको ट्रैफिक मिला ये और आप फ्लाइट के लिए लेट हो गए, ये इंटरनल Q1 है। ट्रैफिक का मिल जाना एक लाइवलीहुड है, ऐसा हो सकता है। तो आपको पहले Q2 जोन में एयरपोर्ट पहुंचना चाहिए था, आप Q1 जोन में निकले तो नहीं पहुंच सके, ये एक Q1 एक्टिविटी, ये एक इंटरनल Q1 है। तो दो तरह के Q1 होते हैं, इंटरनल होते हैं और एक्सटर्नल होते हैं। तो अक्सर जो हमारी जिंदगियों में Q1 होते हैं वो इंटरनल होते हैं, वो एक्सटर्नल नहीं होते। एक्सटर्नल सिचुएशंस वो होती हैं जो कि आपके कंट्रोल से बाहर होती हैं, कभी कभी ये अकर हो जाती हैं। अच्छा, अब देखें ये जो हम आपके आपके सामने जो क्वाड्रेंट था वो इस तरह से था। अब आपने क्या किया, अपनी जिंदगी से आपने Q4 को खत्म किया, ठीक है, और इंटरनल Q1 को खत्म किया, तो कुछ इस तरह से शक्ल आपके सामने आ गई। जब Q4 को आपने खत्म किया तो Q2 ने Q4 को खा लिया, ठीक है? Q2 एक्सपैंड होकर Q4 पर हावी हो गया, ठीक है? और जब आपने अपनी जिंदगी से इंटरनल Q1 को भी खत्म किया तो Q2 और बढ़ गया, ठीक है? उसके बाद आपने क्या किया, आपने Q3 पर फिल्टर लगाया, तो आपके पास सिचुएशन कुछ इस तरह से आई, ठीक है? अब आप देखें कि Q2 के लिए आपके पास कितना बड़ा मैदान मौजूद है Q2 की एक्टिविटीज को करने के लिए, ठीक है? Q4 को आपने पूरा खत्म किया, Q1 में से आपने इंटरनल Q1 को खत्म किया और Q3 में आपने इफेक्टिव फिल्टर्स लगाए, ठीक है?
तो उसके बाद Q2 जो जोन है वो इतना बढ़ गया कि आपके सामने वक्त ही वक्त मौजूद था। तो ये वो जोन है जिसमें कामयाब लोग ऑपरेट करते हैं Q2 के जोन में, और इसलिए वो इतने सारे काम कर जाते हैं। क्योंकि हम Q4 में, Q3 में और Q1 में फंसे रहते हैं, तो हमारा Q1 बहुत छोटा होता है। जब हमारा Q1 बहुत छोटा होता है तो हम परफॉर्म नहीं कर पाते। इसीलिए जो है वो आपको जरूरी है कि Q4 को खत्म करें, Q1 को छोटा करें, Q3 को भी छोटा करें, तो आप Q2 के अंदर ऑपरेट करेंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर मैं एक किताब रिकमेंड करने जाऊंगा जो कि मुझे बहुत फायदा हुआ उससे। वो है ये मुफ्ती तकी उस्मानी साहब की मेरे वालिद मेरे शेख, या उनके वालिद साहब की बायोग्राफी है। तो इसके अंदर भी आप देखेंगे कि किस तरह से Q2 के अंदर ऑपरेट करते हैं। Q2 की टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल नहीं करेंगी, ये टर्मिनोलॉजीज तो स्टीफन कवी की दी हुई है, आपने सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है। तो यहाँ पर हमारी बात जो है पूरी हुई है। यहाँ पर एक शार्प कॉन्ट्रास्ट है डिफॉल्ट और डिजाइन लाइफ का। हम इसको अभी डिस्कस नहीं करते क्योंकि हमारा टाइम पूरा हो गया, लेकिन हमारा जो फ्रेमवर्क है ये यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। ठीक है। तो अब जो है वो और टाइम भी हमारा ऊपर हो चुका है। मैं आपसे माजरत चाहता हूँ कि आपका मैंने कुछ एक्स्ट्रा टाइम लिया। यहाँ पर अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई आप में से कोई क्वेश्चन करना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकता है या क्वेश्चन बॉक्स में कर सकता है। यहाँ पर हमारी जो जो बात है ये पूरी हुई। ओके। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट, और ये आपके लिए फायदेमंद भी हो। और इंशाल्लाह इससे जो है वो अ, हमारी जिंदगियों में पॉजिटिव जो है वो चेंजेस आए। ठीक है। यहाँ पर अपनी वर्कशॉप को हम खत्म करते हैं। आप में से जो लोग व्हाट्सएप के ग्रुप में शामिल नहीं हैं, वो अगर चाहें तो व्हाट्सएप, मैं आपको नंबर बता रहा हूँ, इस नंबर पे मैसेज करिएगा। ठीक है। और हम आपको ग्रुप में शामिल कर लेंगे ताकि नेक्स्ट जो वर्कशॉप हमारी कोई भी प्लान होंगी आपको उसके बारे में पता लगता रहेगा। ये ग्रुप जो है बहुत फोकस्ड है, इसमें हम पार्टिसिपेंट्स के मैसेज को अलाउ नहीं करेंगे, तो आपको फॉरवर्ड मैसेज वगैरह इसमें नहीं आएंगे। ठीक है। आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, 0321 मैं फिर रिपीट कर देता हूँ, 0321 2942627। आप में से अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल होना चाहे तो इस नंबर पे एक मैसेज कर दे, हम व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल कर लेंगे। और इंशाल्लाह वहां पर आपको जो फ्यूचर में हमारी वर्कशॉप्स हैं वो मिलती रहेंगी। अ, यहाँ पर मैं दुआ करता हूँ कि आपको जो है वो ये वर्कशॉप जो है वो पसंद आई होगी, और इससे आपको इंशाल्लाह लर्निंग भी हुई होगी और फायदा भी होगा। ठीक है। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।